श्री गणेशाय नमः। देखिए, मेष हमने पढ़ लिया, मिथुन वृष पढ़ लिया। आज मिथुन पढ़ेंगे। काल पुरुष की पहली राशि मेष है, यानी मेष जो है काल पुरुष का सिर है। हमने सिर पढ़ लिया, फेस पढ़ लिया। वृषभ माने फेस। अब हम मिथुन पे चल रहे हैं। काल पुरुष के उस अंग पे चलेंगे जो कि काल पुरुष का क्या है, गला है और हाथ है, दोनों बाह है, गला है और कंधा है। तो जिनके कुंडली में प्रथम भाव में 3 नंबर की गिनती लिखी होती है उनका मिथुन लगन होता है। ठीक, बहुत ही जी सी बात है। मिथुन लगन मतलब 3 नंबर की गिनती। ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने का मतलब ये है ना कि जैसे इन फ्यूचर आप लोग भी वीडियोस वगैरह बनाए तो ऐसे इजी तरीके से सीधे ये बोलना जो है थोड़ा उतना नहीं जानकारी लोगों को देता, नए लोगों को, कि मिथुन लगन हो। अगर ऐसे बोलते हैं कि लगन में पहले घर में 3 नंबर है तो मिथुन लगन है, तो जिसको नहीं भी आता है वो भी जान जाएगा कि हाँ 3 नंबर मेरे में है तो मेरा मिथुन लगन है। और अगर प्रोफेशनली आप इसे कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा वीडियो बना के यूट्यूब पे डालिए, बिना इस बात की फिक्र किए हुए कि कितने लोग देख रहे हैं, कितने सब्सक्राइबर हैं, क्या व्यूज है। ये सब बिना सोचे आप वीडियो बना के अभी से डालिए। जितना आपका ज्ञान है, ज्ञान से ज़्यादा बाहर ना जाइए। जो थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें हैं जानकारी, उसका वीडियो बनाइए। इससे जानते हैं क्या होगा, प्रैक्टिस आपकी बड़ी तगड़ी होगी। 3 नंबर है तो मिथुन लगन है। इनका मैं सबसे पहले इस लगन के कारक को बता देता हूँ, फिर स्वभाव आदि पे चलेंगे। पहली चीज तो बुध ही कारक होगा। लग्नेश हमेशा कारक होता है। अब इस कुंडली में बुध सबसे प्रबल कारक होता है। हर एक कुंडली में एक ग्रह प्रबल कारक होता है। तो इस कुंडली में कौन है, बुध है। प्रबल कारक किसको बोलते हैं, जो किसी एक केंद्र का स्वामी हो और एक त्रिकोण का। तो यहाँ पे जो ये 6 नंबर की गिनती है इसका भी स्वामी कौन है, बुध है। और जो लगन में गिनती पड़ी हुई है उसका भी स्वामी कौन है, बुध है। और ये जो लगन है इसको तो त्रिकोण की संज्ञा में लेते ही है ना। सबसे शुभ त्रिकोण भी यही है, सबसे शुभ केंद्र भी यही है। तो बुध यहाँ पे लगन वाइज देखेंगे तो त्रिकोण का स्वामी हो गया और चतुर्थ भाव में केंद्र का। तो इस कुंडली में बुध परम कारक हुआ। अब अगर इस बुध की युति दोनों में से किसी त्रिकोण से बन जाएगी तो परम राजयोग बन जाएगा। यानी इस कुंडली में बुध के साथ शुक्र हो या शनि हो तो राजयोग बहुत तगड़ा बनता है। तो ये पहला कारक कौन सा हो गया, हमारा बुध हो गया। दूसरा कारक इस कुंडली में कौन सा होगा, दूसरा कारक पंचम भाव का स्वामी शुक्र होगा। शुक्र द्वादश भाव का भी स्वामी है। एक चीज नोट कर लीजिए आप लोग अभी ही, जब हम कारक मारक का विचार करते हैं तो इसमें द्वितीय भाव का जो स्वामी होता है वो न्यूट्रल होता है। द्वादश भाव का स्वामी न्यूट्रल होता है। नोट करिए पॉइंट। कारक या मारक के विचार में जो ग्रह 12वें भाव का स्वामी होगा वह न्यूट्रल हो जाएगा। तब कैसे पता चलेगा, उसकी दूसरी राशि जिस भाव में पड़ेगी उस ग्रह की वही फल मिलेगा। जैसे इस मिथुन लगन में क्या है, शुक्र 12वें का स्वामी होकर न्यूट्रल हुआ, लेकिन पंचम का स्वामी होकर के फिर एक्टिवेट हुआ और पंचम के स्वामी के रूप में एक्टिवेट होगा तो कारक होगा। तो दूसरा कारक ग्रह कौन सा हो गया, शुक्र। तीसरा कारक ग्रह कौन सा होगा, शनि। अब इस मिथुन लगन में शनि ना अष्टम भाव का फल नॉमिनल ही देगा, इस भाव का फल अधिक देगा, क्योंकि यहाँ पे शनि की कौन सी राशि है, मूल त्रिकोण राशि। मूल त्रिकोण राशि ग्रह की वह राशि होती है जो ग्रह को अधिक प्रिय होती है। तो ये जो भाव में है राशि ये शनि को ज्यादा प्रिय है। तो इस लगन में कारक ग्रह बुध शुक्र शनि मिले। मारक पे विचार करते हैं। मारक में कौन सा कॉन्सेप्ट चलाएंगे, वही प्रबल मारक वाला चलाइए, वही ज्यादा ठीक है। एक तो द्वितीय भाव का स्वामी मारक होगा ही, और सप्तम भाव का स्वामी मारक होगा। तो यहाँ पे चंद्रमा एक तो मारक है। आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं, बाद में सुनते हुए भी लिख सकते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा, सप्तम भाव का स्वामी गुरु, ये दोनों मारक में होंगे। और ये दोनों का मारक जो है ये काम भी करता है। क्यों, चंद्रमा मारक है, गुरु, और ये दोनों परस्पर क्या है, मित्र हैं।
किसी एक की अंतर्दशा हो, किसी एक की महादशा हो तो ये ज़्यादा काम करेंगे। मान लीजिए किसी कुंडली में हमको एक जगह से मारक मिला सूर्य और दूसरी जगह से मारक मिल गया शुक्र। अब किस लगन में होगा कैसा वो नहीं, मैं जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ उसे समझिए। जो 2 ग्रह मारक आते हैं जब वे परस्पर मित्र होते हैं तो उनमें से किसी एक की महादशा और किसी एक की अंतर्दशा हो तो थोड़ा मारक का प्रभाव बढ़ता है। शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, सामाजिक कष्ट उस दशा में ज़्यादा मिल सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए 2 ग्रह मारक आए, जिसकी महादशा है वो और जिसकी अंतर्दशा है वो, अगर वो दोनों मित्र नहीं होते हैं परस्पर, तो आप इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि ये दशा उतनी कष्टकारी नहीं होती है। क्योंकि जब दोनों मित्र होते हैं तो एक ही डायरेक्शन में फ़ोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, लेकिन जब दोनों मित्र नहीं होंगे तो सेम डायरेक्शन में वो फ़ोर्स नहीं लगाएँगे। तो मारक हो गए चंद्रमा और गुरु। प्रबल मारक का विचार कर लेते हैं। प्रबल मारक में आपको बताया गया है, कोई भी ग्रह जो दूसरे दूसरे भाव, तीसरे भाव, छठे भाव, सातवें भाव, अष्टम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव में से 2 भावों का स्वामी होगा, वो प्रबल मारक होगा। तो मिथुन लगन में तृतीय भाव का स्वामी सूर्य होता है और सूर्य चंद्रमा जब स्वामी होंगे तो किसी एक ही भाव के होंगे। अष्टम भाव का स्वामी कौन होता है? मिथुन लगन में मंगल होता है और यही मंगल एकादश भाव का भी स्वामी होता है। तो यहाँ पे 2 भावों का स्वामी हमें सिर्फ अकेले कौन मिल रहा है? मंगल मिल रहा है। तो यहाँ पे मंगल प्रबल मारक हुआ। अब अगर मंगल की स्थिति कुंडली में बिगड़ी हो तो 2 मारक जो हमें मिले थे कौन-कौन से मिले थे? चंद्रमा और गुरु। मंगल की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा या गुरु की अंतर्दशा, प्रबल मारक कौन है? मंगल है। तो महादशा मंगल की लीजिए और उसमें अंतर्दशाएं मार्केश, चंद्रमा और गुरु की लीजिए। ये व्यक्ति को तकलीफ देते हैं। अगर कुंडली अच्छी होती है, मंगल, चंद्रमा, गुरु कुंडली में अच्छे बैठे होंगे, तो मार्केश के समय में आर्थिक कष्ट नहीं देंगे, सामाजिक नहीं देंगे। ये आपको शारीरिक कष्ट दे देंगे। बहुत सारे लोगों की मार्केश की दशाएँ आती हैं, जो मार्केश है द्वितीय भाव का, वही तो धन भाव का भी तो स्वामी है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केश धन नहीं देता। कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो काम व्यवसाय सब कुछ चलता रहेगा। मारक है तो कुछ नहीं मार पाएगा तो शरीर को मारेगा। जब ये कमजोर होगा, बिगड़ा होगा, जिसकी दशा है मारक की, मान लीजिए मंगल प्रबल मारक आया, चंद्रमा जो है ये भी मारक आया। अब चंद्रमा बहुत जब बिगड़ जाएगा, कुंडली में पीड़ित हो जाएगा, तो शरीर के साथ साथ अपनी दशा में मान सम्मान भी ले जा सकता है और आर्थिक भी दिक्कत दे सकता है, शारीरिक मतलब अगर मार्केश पीड़ित होता है तो हर तरफ से प्रॉब्लम देगा। इस नोट कर लीजिए आप लोग, जो भी ग्रह आपने मारक के रूप में निर्धारित किया है, अगर वे मारक ग्रह कुंडली में पीड़ित होते हैं तो दशा अंतर्दशा में शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक इन चारों प्रकार से पीड़ित करेंगे। लेकिन अगर वे कुंडली में अच्छी स्थिति में है, बलवान है, यानी उच्च के हों, स्वराशि के हों, शुभ ग्रह की दृष्टि में हों, शुभ ग्रह के साथ में हों, मारक भावों में 6, 8, 12 में पीड़ित ना हों, तो शारीरिक परेशानी दे देंगे कुछ हद तक। लेकिन आपका जो प्रोफ़ेशन है, आपकी जो पैसे की स्थिति है, सामाजिक है, उन सबको नहीं नुकसान पहुँचाते हैं या पहुँचाते भी हैं तो इतना ही कि नुकसान ना हो। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की 3 लाख 4 लाख रुपए सैलरी है महीने की। अब मार्केस की दशा में उसका 50,000 रुपए कुछ नुकसान ही हो गया, कुछ गलत खरीद उठा या कहीं धोखे से कोई ले लिया या मतलब किसी उपयोगी काम में नहीं लगा, तो उसके ऊपर बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। आमदनी बड़ी है ना, आमदनी बड़ी होने का भी कारण वही है कि कुंडली में ग्रह अच्छे हैं। तो जब अच्छे ग्रह होते हैं तो मारक का बहुत विशेष प्रभाव नहीं पड़ने पाता। लेकिन अगर मान लीजिए कुंडली नहीं अच्छी है, मार्केस खराब हुआ, आया, तो अगर किसी की महीने की 50,000 की सैलरी और 50,000 एक महीने में चला जाए तो उसको ज़्यादा संताप हो जाएगा। तो ये चीज़ नोट रखेंगे। तो मारक हो गया, अगले कारक हो गया मारक। इस कुंडली में सम ग्रह कौन-सा होगा? हर कुंडली में एक ग्रह सम होता है।
अब यहाँ पे हम समग्रह की अगर निकालने का प्रयास करें, शनि तो हमारा कारक में गया, शुक्र कारक में गया, मंगल प्रबल कारक गया, अब चंद्रमा भी मारक तो होगा ही डेफिनेटली, द्वितीय भाव का स्वामी। अब आप लोग दिमाग लगा लीजिए कौन सा ग्रह सम होगा। बचा कौन? सूर्य बचा है। सूर्य क्या हो जाएगा? समग्रह हो जाएगा। अगर यही दो राशियों का स्वामी हो गया होता और अगली राशि भी सूर्य की किसी खराब भाव में पड़ती, दूसरे भाव, तीसरे, छठे, सातवें, आठवें में, 11वें, 12वें में, तब ये भी मारक होता है। लिख लीजिए, मिथुन लगन में सूर्य जो है समग्रह की भूमिका निभाएगा। ये हो गया। आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें बृहस्पति भी कोई बहुत प्रबल मारक नहीं होते हैं, क्योंकि बृहस्पति सप्तम के तो स्वामी है, साथ ही साथ दसम के भी स्वामी हो जाते हैं, तो बहुत मारक, प्रबल मारकत्व का भूमिका में नहीं रहते। हाँ, मारक रहते हैं, अगर किसी कुंडली में ज्यादा बिगड़े होंगे तो फल दे देंगे। लेकिन अगर मिथुन लगन में बृहस्पति ठीक ठाक है तो ये बहुत पीड़ित करने का काम नहीं करते हैं। मुख्य रूप से मंगल और चंद्रमा ही पीड़ित करते हैं। आगे चलते हैं अन्य योगों पे। सबसे पहले लगन की ही बात कर लेते हैं, स्वभाव की। फिर आगे राजयोग वगैरह देखेंगे कि किस भाव से क्या कॉम्बिनेशन बने तो कैसा रहेगा। सबसे पहले स्वभाव देखिए। मिथुन लगन, मिथुन का स्वामी कौन हो गया? बुध। अब बुध स्वामी है तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा ऑलरेडी ही बौद्धिक रूप से धनी होते हैं। मिथुन लगन वाले ऑलरेडी जो है बौद्धिक रूप से धनी होते हैं। आगे ये जो होते हैं, अगर कोई व्यक्ति बौद्धिक रूप से धनी है तो उसके अंदर एक स्वभाव आ जाएगा, चीजों को सीखने की कला थोड़ा तेज हो जाती है। तो मिथुन लगन वाले चीजों को थोड़ा तेजी से सीख लेते हैं, इनके अंदर क्विक लर्निंग पावर होती है। अच्छा, इसमें एक चीज और जान लीजिए, इसमें बृहस्पति जो है बाधकेश भी है, बाधा कारक है। अभी एक दिन कोई बाधकेश को लेके सवाल भी पूछ रहे थे, मैं यहीं से स्पष्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट बोल देता हूँ बाधकेश पे। मेष लगन है अगर, तो मेष लगन किस में आती है? चर में। 3 प्रकार की राशियां हैं, चर, स्थिर और दो स्वभाव। अब मेष में मैंने वृष में नहीं बोला है, इसी एक पे बोल दूंगा, सभी में आ जाएगा। देख लीजिएगा, चर, स्थिर, द्वि स्वभाव, ये 3 प्रकार की राशियां हैं। चर में कौन कौन सी हैं? एक तो मेष हो गया। अच्छा, चर, स्थिर, द्वि स्वभाव या आपको याद करना तो ऐसे राशि रख लीजिए, एक चर में, दो स्थिर में, तीन द्वि स्वभाव में, फिर 4, 5 यहाँ, फिर 6 यहाँ, 7, 8, 9। यही ट्रिक मैंने अंगुली पे याद करने के लिए। चर राशि में 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, स्थिर राशि में 2, 5, 8 और 11। जब यहाँ 10 है तो यहाँ 11, और द्वि स्वभाव में 3, 6, 9, 12, ये द्वि स्वभाव में आएंगे। जब किसी का चर लगन होता है, चर पहल लगन हो, यानी पहले भाव में 1, 4, 7 या 10 नंबर की गिनती हो, तो बाधक का काम कौन करता है? एकादश भाव। एकादश भाव का स्वामी या एकादश भाव में बैठा हुआ ग्रह, दोनों नोट करिए। चर लगन में एकादश, ये तो वीडियो में मैंने बताया है। अभी इसका जो है अलग से वीडियो भी बना है, वहां पर आप देखेंगे समझ जाएंगे, लेकिन मैं फिर भी 2 पॉइंट बोलूंगा इसमें। 11वें भाव में बैठा हुआ ग्रह और 11वें भाव का स्वामी दोनों बाधक होंगे। अगर स्थिर लगन होगा, यानी 2, 5, 8, 11 लिखा हो लगन में, 2, 5, 8 और 11, तब बाधक का काम कौन करेगा? नवम भाव। नवम भाव का स्वामी और नवम भाव में बैठा हुआ ग्रह। अब सवाल उठता है कि शनि जब कारक है तो बाधक कैसे होगा? अभी आगे बता रहा हूँ उसी को। इसी प्रकार से जब दो स्वभाव लगन होगा, दो स्वभाव लगन मतलब कौन सा लगन हो जाए? 3, 6, 9 और 12 लगन में पड़े गिनती, यानी मिथुन, कन्या, धनु और मीन हो, तो बाधक भाव कौन सा होगा? सप्तम, और सप्तम भाव का स्वामी।
अब इनको हम बाधक के रूप में कब लें? अब इसी लगन में हमें मान लीजिए हम ग्रहों को कुछ प्लेस कर देते हैं। यहाँ पे हमें मंगल मिल गया, ठीक है। यहाँ पर मैंने ले लिया चंद्रमा और यहाँ पे मैंने ले लिया शुक्र, ठीक है। अब पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर मैं इसे चर लगन मान लूं, पहले भाव में चर लगन हो, तो एकादश भाव में बैठा ग्रह और एकादश भाव का स्वामी, जो उदाहरण मैंने लिया है इसमें एकादश भाव में मैंने मंगल को मान लिया स्वराशि में, ठीक है। यहाँ चर लगन मान लीजिएगा अपने हिसाब से। मंगल हो गया बाधक, यहाँ कौन हुआ चंद्रमा, यहाँ कौन हुआ शुक्र। किसी भी लगन में जो ग्रह बाधक होता है वह बाधक का प्रभाव देगा जब वह कुंडली में नीच राशि में हो। नोट करिए पहला पॉइंट, कोई भी ग्रह बाधक का फल देगा, वह कारक है तो भी बाधक हो जाएगा अगर ऐसी स्थिति है। कोई भी ग्रह कुंडली में जो बाधक स्थान में बैठा है या बाधक भाव का स्वामी है, अगर वह नीच का है तो बाधक का फल देगा। दूसरा, अगर वह पीड़ित है, पीड़ित मतलब नीच के अलावा किसी राशि में 6, 8, 12 में बैठा हो, स्वराशि का होगा तब नहीं होगा, मित्र के घर में होगा तो नहीं होगा, नीच में है तो बाधक का फल देगा। नोट किया आपने। दूसरा पॉइंट नोट करिए, बाधक भाव का स्वामी या बाधक भाव में बैठा ग्रह, बाधक भाव का स्वामी या बाधक भाव में बैठा हुआ ग्रह अगर शत्रु राशि में हो और 6, 8, 12 में हो, 6, 8, 12 भाव में शत्रु राशि में होगा तो बाधक का फल देगा। कुंडली देखते समय बहुत से लोग बोलते हैं ना कि मेरा जैसे किसी मिथुन लगन में ले तो 9 भाव का स्वामी शनि है, अब शनि की दशा चल रही है और खराब जा रही तो कहेंगे शनि तो मेरा भाग्य का स्वामी है, दशा चल रही है तब क्यों पीड़ित है इतना, क्योंकि शनि जो है बाधक का काम कर रहा होगा। शनि जो है मकर, मान लीजिए यहाँ है, अब यहाँ पे मकर आएगा तो कौन सी लगन बन जाएगी, लगन बन जाएगी 10, 11, 12, 1, 2 वृषभ लगन में। तब शत्रु राशि में 6, 8, 12 में हो, नोट कर लिया होगा आपने। आगे लिखिए, अगर बाधक ग्रह नीच ग्रह के साथ स्थित हो, बाधक ग्रह जो बाधक भाव का स्वामी है या जो बाधक भाव में बैठा है वह नीच के साथ में होगा तो बाधक का काम करेगा। आगे कुछ पॉइंट और बोल रहा हूँ जो अभी आपको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन लिख लीजिए आगे जब 64वां नवमांश पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर बाधक ग्रह अगर बाधक ग्रह 64वें नवमांश के स्वामी के साथ बैठा हो, इस पे वीडियो बनाया हूँ, यूट्यूब पे डाला हूँ काफ़ी वीडियो। 64वें नवमांश के स्वामी के साथ हो या 22वें देशकाल के स्वामी के साथ हो, दोनों पॉइंट लिखिए। 22वें देशकाल के स्वामी के साथ हो तो बाधक का काम करेगा। ये 64वां नवमांश क्या है, कैसा है, और 22वां देशकाल। क्लास खत्म होने के बाद आप लोग ग्रुप में एक मैसेज डाल दीजिएगा, मैं वीडियो का लिंक वहाँ पे डाल दूंगा, बहुत आसान सा है। देशकाल कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी से देखते हैं, D3 के मैसेज डाल दीजिएगा, वो दोनों वीडियो में डाल दूंगा। आगे है कोर्स में भी है, स्पेशल क्लास में है, मतलब बहुत आगे की चीज़ है, लेकिन अभी भी डाल दूंगा, जिनको देखना होगा देख लेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा, एक मोटा मोटी कॉन्सेप्ट आपको मिल गया कि बाधक ग्रह कौन सा है। इस लगन में कौन सा ग्रह बाधक है, बृहस्पति, क्योंकि यहाँ पे द्विस्वभाव की लगन है, 3 नंबर की गिनती लगन में है, तो द्विस्वभाव के लगन में सप्तम भाव का स्वामी बाधक होता है, तो गुरु इस कुंडली में बाधक होता है, मार्केश के बजाय बाधक का काम करता है।
अब अगर मान लीजिए इसी कुंडली में बृहस्पति यहाँ पर बैठा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, इसी कुंडली में बृहस्पति अष्टम भाव में बैठा है, एक तो बाधक है, ऊपर से अष्टम में है, नीच में है। अब इस मिथुन लगन की कुंडली में अष्टम भाव का बृहस्पति बहुत बुरा हो गया। अगर कोई दूसरा लगन हो और बृहस्पति अष्टम में जाए, अब दोनों में अंतर देखिए। हाउ टू जज अ हॉरोस्कोप, जज करना है आपको हॉरोस्कोप। एक दूसरी कुंडली है जिसमें बृहस्पति अष्टम भाव में बैठा है, लेकिन लगन मिथुन नहीं है, कोई दूसरी लगन है। तो क्या उस कुंडली में अष्टम में उतना बुरा प्रभाव आएगा जितना मिथुन में आएगा? नहीं आएगा। देखने में सामान्य सी चीज है। मान लीजिए कर्क लगन की कुंडली है, तो बृहस्पति अष्टम भाव में आ जाएगा कुंभ राशि में। अब कर्क लगन की कुंडली में कुंभ राशि का बृहस्पति अष्टम भाव में और मिथुन लगन में अष्टम भाव में मकर राशि में, दोनों में जमीन आसमान का अंतर आ गया भैया। एक तो यहाँ पे नीच का है और बाधकेश भी है। अब यहाँ पे बृहस्पति की दशा चलने पर आपको इनको जिस हिसाब से सतर्क करना है, उस हिसाब से यहाँ पे नहीं सतर्क करना है। कर्क लगन में शनि के घर में है, एक तो पहली चीज तो नीच का नहीं होगा, नीच होगा तो मिथुन लगन में ही होगा, नीच का नहीं रहेगा। दूसरा बाधकेश नहीं है, यहाँ नीच है, बाधकेश है। अष्टम का फल तो दोनों जगह देगा, लेकिन यहाँ जो है अष्टम भाव भी बिगड़ गई इसकी, इसकी राशि भी बिगड़ गई, और जिस भाव का स्वामी होके आया वो भी बिगड़ गया। कर्म भाव भी बिगड़ गया और दाम्पत्य में, इन दोनों में ही बाधा देगा ये। उम्मीद है बात समझ गए होंगे। ये मैं इतना इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एहसास हो कि कैसे एक ही भाव में आप लोग डाउट भेजते हैं ना, इस कुंडली में, इस भाव में, इस राशि में ये ग्रह बैठा है, गुरुजी क्या होगा, अपनी कुंडली या किसी की देख देख के भेजते रहते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट से ये इतना आपको फर्क पड़ रहा होगा कि हाँ, राशि और भाव देख करके ये अंदाजा कैसे लगाना है कि कितना कहाँ अच्छा है, कितना कहाँ बुरा है। मिथुन लगन में बृहस्पति महाराज बाधक, और अगर बाधक होकर के अष्टम भाव में बैठे तो सबसे ज्यादा खराब। अन्य भाव में भी बैठ सकते हैं, लेकिन अन्य भाव में उतना खराब नहीं करेंगे बाधक के रूप में जितना अष्टम में कर देंगे। आगे देख लेते हैं। ये मिथुन लगन वाले जब विवाह के बंधन में बंध जाते हैं तो इनके ऊपर बृहस्पति का जो है कुछ ज्यादा प्रभाव आ जाता है। कारण कारण ये है कि मिथुन लगन में विवाह और कैरियर दोनों भावों का स्वामी कौन है? गुरु है। तो जब व्यक्ति का विवाह होता है तो बृहस्पति की दोनों राशियां एक्टिवेट हो जाती हैं। विवाह भाव में गुरु की एक राशि है, एक्टिवेट तो हमेशा चीजें रहती हैं, लेकिन जैसे जब संतान हो जाएगा ना तो पंचम भाव आपका फुल एक्टिवेट हो जाएगा। जब विवाह हो जाएगा तो ये आपका सप्तम भाव फुल एक्टिवेट होगा, और ये नवम भाव जन्म से ही एक्टिवेट रहता है, क्योंकि आप पैदा हुए तो किसी पिता के द्वारा ही हुए, तो ये हमेशा से एक्टिवेट रहेगा। चतुर्थ भाव इसीलिए आपने देखा होगा, किस्मत का ही खेल है। कोई बच्चा पैदा होते ही सारी सुख सुविधाओं में पैदा ही हो रहा है, और कहीं कोई बच्चा कहीं पैदा होते उसको जो है कहीं नाक बह रही है, बाल उड़ा पड़ा हुआ है, कपड़े फटे हैं, तो किस्मत का ही खेल है। तो नवम भाव जिसका जैसा जन्म से एक्टिवेट है, पिता की स्थिति, नवम भाव पिता है, पिता की स्थिति के अनुसार उसको उसी समय से एक्टिवेशन रहता मिल जाता है। तो विवाह के बाद में एक चीज, मिथुन लगन में दोनों भाव एक्टिवेट होते हैं तो गुरु महाराज थोड़ा शुभ हो जाते हैं। वैसे मतलब ये नहीं है कि गुरु अशुभ ही है, खासकर अष्टम में होगा तब ज्यादा अशुभता फैलाएगा, मेरे कहने का मतलब ये है। तो गुरु के विवाह के बाद में कृपा बन जाती है। दूसरी, सबसे घातक ग्रह मंगल हो गया। अब अगर बृहस्पति अष्टम भाव में बैठा हो और मंगल प्रबल मारक है, अगर अष्टम भाव में बृहस्पति है और तब मंगल की दशा अंतर दशा कहीं गुरु से टकराएगी, तो उस दशा में व्यक्ति जो है, मतलब
उसके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिए, मिथुन लगन में अगर गुरु अष्टम में है तो मंगल की महादशा में गुरु की अंतर्दशा या गुरु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा बहुत खराब जाती है। ऐसे एक एक पॉइंट दशा महादशा का सीखते हुए नोट करते हुए चलना है। दशा महादशा याद करने वाली चीज नहीं है, ऐसे ही चलेगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं। मिथुन लगन के जो लोग होते हैं, ये लोग शरीर से कम बुद्धि से ज्यादा काम लेते हैं। मु- मिथुन लगन के लोग बुद्धि से ज्यादा काम लेते हैं, यानी मिथुन लगन के लोगों को शारीरिक श्रम कम करने का योग बनता है। अगर शारीरिक श्रम का योग भी है तो दूसरे लोगों की अपेक्षा ये कम ही श्रम करेंगे। आगे ये लोग अच्छे सलाहकार होते हैं, बुद्धि है इनके पास तो अच्छे सलाहकार बनेंगे। इनके अंदर जो है थोड़ी सी धैर्य की कमी होती है, ये भी नोट कर लीजिए। बुद्धि ज्यादा है तो थोड़ा जल्दी जल्दी सोचते हैं, अपनी बातों को कह दें, इसलिए धैर्य की कमी होती है इनके अंदर। बोलने वाले अधिक होते हैं, बहस करते हैं। और अगर कोई भी इनसे सलाह लेता है तो बहुत अच्छा ये सलाह देते हैं। अगर बुध भी कुंडली में अच्छा होगा तो और भी अच्छा है। प्रगतिशील वाले स्वभाव के होते हैं और गणना आदि में निपुण होते हैं। मिथुन लगन बुध माने गणना, कैलकुलेशन, ज्योतिष की तरफ रुझान रहता है। ज्योतिष हो गया, हस्तरेखा हो गया, पुरोहिताई पंडिताई, इसमें भी रुझान होता है। कुल मिलाकर के मिथुन लगन के लोग ठीक ठाक होते हैं और शरीर भी इनकी ठीक ठाक होती है। नाटे या छोटे कद के नहीं होते हैं, या तो मीडियम कद रहेगा या ज़्यादातर ऊंचा ही कद रहता है। और रोमांस करने में भी आगे होते हैं, यानी मैरिड लाइफ के प्रति भी सजग रहते हैं। अब चलिए अब इस कुंडली का विश्लेषण करेंगे। ठीक है, ये तो लगन का हो गया। विश्लेषण में सबसे पहला आप नोट कर लीजिए, इसमें अगर बुध ग्रह की युति शुक्र के साथ या शनि के साथ बनता है तो बहुत प्रबल राजयोग होता है। उसमें भी शुक्र के साथ, यानी पहले उच्च कैटेगरी का राजयोग जो बनेगा बुध और शुक्र की युति से, फिर बुध और शनि की युति से, फिर बुध और गुरु की युति से भी राजयोग बनता है। लेकिन जितना तगड़ा बुध और शुक्र यानी लग्न भाव और पंचम भाव भावेश की युति से बनेगा, उतना तगड़ा यहाँ पर लगन का स्वामी और दशम का स्वामी गुरु से नहीं बनेगा, लेकिन बनेगा। यानी मिथुन लगन में बुध शुक्र शनि गुरु, बुध अगर शुक्र शनि गुरु के साथ होगा तो राजयोग बनेगा। अच्छा, राजयोग अगर केंद्र या त्रिकोण में बनता है तो वही राजयोग स्थिर रहता है जीवन भर। एक बार जब वो शुरू होगा तो जीवन भर रहेगा। मान लीजिए बुध और शुक्र इस कुंडली में एक साथ हो गए, अष्टम भाव में हो गए। अब बुध और शुक्र की युति से तो राजयोग बनता है, बन भी गया, लेकिन कहाँ बना है? छठे भाव में। अष्टम शायद मैंने बोला, लिख में खष्टम में रहा हूँ। तो अगर छठे भाव में यह राजयोग बना है तो बना है, जीवन में धन दे देगा, तरक्की भी कर लेंगे। लेकिन ये राजयोग उतना स्थिर नहीं रहेगा जीवन में, अप एंड डाउन्स आ जाएंगे। जितना तगड़ा की हो जाता लगन में, चतुर्थ में, दसम में, सप्तम में, नवम या पंचम में, यानी केंद्र त्रिकोण में जब राजयोग बनता है तो लाइफ टाइम चलेगा। और जब अन्य भावों में बनेगा, खासकर छठे आठवें बारहवें भाव में, तो उसकी स्थिति डामाडोल रहेगी। कभी धन दे दिया खूब, फिर उसके बाद धन नहीं आ रहा है। धन भाव में बनेगा और लाभ भाव में बनेगा तो भी अच्छा है, क्योंकि इन दोनों भावों का संबंध धन से है। तब उसे राजयोग ना मान के अच्छा धन योग मान लेंगे। तृतीय भाव में क्या है कि 6 8 और 12 और द्वितीय और एकादश भाव के बीच वाली स्थिति है, यानी मीडियम है। अगला,
अगर इसी में बुध की युति मंगल के साथ हो जाए, नोट करिएगा, बुध की युति मंगल के साथ हो जाए, एक तो बुध और मंगल शत्रु भी हैं, मंगल छठे भाव का स्वामी भी है, तब अब यहाँ पे स्थिति बिगड़ जाती है, धन योग नहीं रहेगा, बुरा योग हो जाएगा, यानी दारिद्र योग बोल सकते हैं। यानी मिथुन लगन में मंगल और बुध की युति सबसे खराब युति मानी जाएगी, अन्य किसी के साथ युति उतनी बुरी नहीं है। और अगर 6, 8, 12 में यह युति हुई है तो यही एक युति व्यक्ति के ब्रेन को पीड़ित कर देगी, दिमाग को भी पीड़ित कर देगी, दिमाग के नसों में दिक्कत, परेशानी, पीड़ा और धन से संबंधित कष्ट भी दे देगा। ये दारिद्र योग में आता है। अच्छा, धन योग और दारिद्र योग में हर लगन में एक सूत्र काम करता है। जो कारक ग्रह हैं किसी भी लगन में, अगर वे केंद्र के किसी स्वामी के साथ बैठ जाएं, धन भाव के स्वामी के साथ बैठ जाएं और लाभ भाव पे, यानी कि किसका किसका कॉम्बिनेशन हो, मैं लिख रहा हूं, कारक ग्रह किसी भी लगन में, यही धन योग में चलेगा, और दारिद्र्य योग में दोनों का फार्मूला बता रहा हूं। धन योग में कारक ग्रह जो है, कारक ग्रह की युति किससे हो जाए, किसी केंद्र के स्वामी के साथ, केंद्र, द्वितीय और लाभ, केंद्र के स्वामी के साथ प्लस सेकंड हाउस, या फिर प्लस नहीं, या फिर किसके साथ, 11th हाउस के स्वामी के साथ योग करने पर इसको धन योग बोलते हैं। धन योग राजयोग से छोटा टर्म है। और दारिद्र्य योग किसको बोलते हैं, जब कारक ग्रह जो हैं हमारे, इनकी युति हो जाए, किसके साथ में हो जाए, 6, 8 और 12 भाव के स्वामी के साथ हो जाए, तो ये क्या होता है, दुर्योग होता है। अगर वहीं यह युति तृतीय भाव के स्वामी के साथ बने, कारक ग्रह तृतीय भाव के स्वामी के साथ हो, तो ऐसे में धन योग या दारिद्र्य योग कुछ नहीं बनता। तब यहाँ पे व्यक्ति को अपने कर्म के अनुसार, मेहनत के अनुसार फल मिलेगा, कोई भी लगन हो। नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा और इत्मीनान से बोल दे रहा हूँ। किसी भी लगन की कुंडली में कारक ग्रह, जो भी 3 कारक ग्रह आते हैं, कारक मारक का निर्धारण करना मैंने बता दिया है। अगर कारक ग्रह केंद्र, द्वितीय भाव, एकादश भाव के स्वामी के साथ योग करें, वो भी केंद्र या त्रिकोण में ही करें, या धन भाव में करें या लाभ भाव में करें, तो धन योग बनेगा। अगर ये 6, 8, 12 में करेंगे तो सिर्फ देखने के लिए योग है, उसमें बल नहीं है, वो रिजल्ट बहुत देगा नहीं। दुर्योग ऐसे ही होगा अगर कारक ग्रह 6, 8 और 12 भाव के स्वामी के साथ योग करे। 6, 8, 12 में करेगा तब तो और भी बुरा होगा। ये समझ में बात आ गई होगी, आगे चलते हैं। इस लगन की कुंडली में बुध आमतौर पे अच्छा फल देंगे, चाहे जिस भाव में रहेंगे, बशर्ते वो छठे भाव में ना रहें। छठे भाव का बुध इस कुंडली में, इस लगन की कुंडली में सबसे अशुभ फल दे देता है, क्योंकि एक तो छठा होगा और मंगल के घर में होगा, उत्तेजित करने वाले घर में होगा। शेष अन्य भाव में बुध मिला जुला फल देगा। अगर दसम भाव में है, नीच राशि में है, तो भी उतना बुरा नहीं है। एक कॉन्सेप्ट जाने रहिए, दसम भाव में ग्रह ना होने से अच्छा है कि कोई नीच का ही ग्रह रहे, वो भी अच्छा माना जाएगा। दसम भाव खाली नहीं रहना चाहिए।
दसम भाव में अगर कोई भी ग्रह होगा तो व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर कर्मशील रहेगा। कुछ लोग इस संसार में है ना कि खाली होके बैठ जाते हैं, क्या मुझसे कुछ होता नहीं, मैं कुछ करता हूँ असफल हो जाता हूँ, मेरे भाग्य में नहीं है तो क्या करूं, बैठ जाएंगे, बैठ के खाएंगे। लेकिन अगर दसम भाव में ग्रह है, भले ही वह नीच का है, व्यक्ति कितनी ही असफलता पाए, बार बार असफल होगा लेकिन कर्म करना नहीं छोड़ेगा। अब इसी बात से आप अनुमान लगा लीजिए कि अगर नीच ग्रह का यह प्रभाव है, तो अगर कोई ग्रह दसम में उच्च का पड़ जाएगा तो क्या होगा। दसम में उच्च का ग्रह व्यक्ति को, अगर व्यक्ति झुग्गी पट्टी में रहने वाला है तो उसे भी ऊंचाई पर उठा के पहुंचा देगा, ऐसी हालत में जहां चार लोग उसे भी सलाम ठोके। नीच का ग्रह भी ठीक है, ग्रह ना होने की स्थिति में दसम में, बुध अगर दसम में होगा तो नीच का होगा, तो ये भी यह अच्छा है कि अगर ग्रह ना हो उस स्थिति से। दसम भाव में एक चीज नोट करिएगा, दसम भाव में कोई उच्च का ग्रह हो किसी भी कुंडली में, नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली मिथुन लगन, किसी भी लगन की कुंडली में दसम भाव का उच्च का ग्रह व्यक्ति को अचानक से, नोट करिए, अचानक से ऊपर उठाता है। विशेष रूप से अगर अग्नि तत्व का ग्रह सूर्य और मंगल हो, कोई भी ग्रह दसम भाव में, अगर स्वराशि का है तो वो भी ऊपर उठाएगा, लेकिन अगर कोई उच्च का ग्रह दसम में है तो वह बहुत ही अचानक से व्यक्ति का जीवन बदल देता है। उसमें भी विशेष रूप से अगर दसम में उच्च का सूर्य है या फिर उच्च का मंगल है, तब व्यक्ति की स्थिति में यू टर्न आता है जीवन में अचानक से। कोई बहुत बड़ी इच्छा अचानक से पूरी हो सकती है, जिस चीज की व्यक्ति कल्पना ही ना करता रहा हो जीवन में पा जाने की, वो मिल जाए, मतलब भौतिक रूप से उन्नति के लिए। नहीं तो कुछ लोग इंतजार करके बैठे रहते हैं अभी सूत्र का अर्थ निकाल लें, इसी अपने ग्रुप से ही होंगे। अभी बहुत से लोगों की शादी नहीं हुई है तो वो सोचेंगे कि मेरी तो सबसे प्रबल इच्छा है कि प्रेमिका से शादी ही हो जाए, तो उच्च का ग्रह रहेगा शादी करवा देगा। उस टर्म में नहीं है, जिनकी शादी नहीं हुई है देखिए वो लोग हंस रहे हैं। सामाजिक मान सम्मान और कार्य क्षेत्र के लिए, क्योंकि दसम भाव कार्य क्षेत्र है ना, तो उसकी बात हो रही है। गरीब घर का विद्यार्थी है, मान लीजिए पढ़ाई कर रहा, दसम में ग्रह है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, अब रातों रात अचानक एक दिन घोषणा हुई कि इनका सिलेक्शन हो गया। अब उसकी स्थिति वहीं से यू टर्न नहीं हो गई। आपने बहुत बार अखबार में पढ़ा होगा, रिक्शे वाले का लड़का, रिक्शे वाले की लड़की आईएएस हो गई, तो उसकी कुंडली में यही रहा होगा, रातों रात टर्न, दसम का मंगल और सूर्य उच्च का हो। अन्य भी ग्रह होंगे तो भी वही है, लेकिन सूर्य मंगल चूंकि अग्नि का काम ही ऊपर उठना है ना, एक तो उच्च का हो गया और मंगल सूर्य राजा और सेनापति, अग्नि तत्व, तो इसका काम ही ऊपर उठना है। हाँ, आगे चलते हैं। मिथुन लगन का हो गया कि मंगल जो है, मंगल की राशि में छठे भाव में बुध ज्यादा पीड़ित होगा। आगे देख लेते हैं। इस कुंडली में बुध किसी भी भाव में पड़ा हो, अगर अस्त है, भले ही वह छठे भाव में हो, आठवें भाव में हो, 12वें भाव में हो, मिथुन लगन की कुंडली में अगर बुध कहीं भी अस्त होके पड़ा है तो बुध का स्टोन पन्ना पहना देना है, बुध का स्टोन पन्ना पहनाइए। अच्छा, कुछ लोग सवाल करते हैं कि कारक ग्रह का दान करें कि ना करें, और बहुत वाजिब सवाल होता है। निर्भर करता है आपकी परिस्थिति पर। आप किसी की कुंडली देख रहे हैं, भले ही वह कारक ग्रह नजर आ रहा है लेकिन वह बहुत ही पीड़ित हो गया है और उसकी दशा खराब जा रही है, तो दान करवाया जाएगा। दान का एक कंडीशन दे, जान लीजिए, दान सबसे तेजी से काम करने वाला उपाय है। दान से तेज काम और कोई उपाय नहीं करेगा। जब करेंगे, करवाएंगे अनुष्ठान पुष्चरण,
तो उसको फल देने में 2 से 4-6 महीने लग सकते हैं। मतलब उसी दिन से देना तो शुरू कर देगा, लेकिन उसका लाभ दिखने में समय लगेगा। लेकिन दान का असर 3 घंटे के अंदर दिख जाता है। अब बताइए, किसी व्यक्ति की सेहत बहुत खराब है, बहुत पीड़ित है, हॉस्पिटलाइज है, और पता चल रहा है कि यही इसी ग्रह के कारण से है, भले ही यह कारक है, तो क्या करेंगे? अब उसकी जान बचाएंगे कि उसको कारक देख करके उसको भोग विलास की सोचेंगे कि ये कारक कमजोर हो जाएगा तो इनका जो है भोग विलास या सुख सुविधा कम हो जाएगी, पहले जान तो बचे। तो आवश्यकता अनुसार सभी का भी दान बताया जा सकता है। यहाँ पर कौन मार्कर चला रहा है जी? एक लोग हाथ उठाए बैठे हैं। हाथ तो बहुत लोग उठाए हैं, हाथ के लिए छोड़ देंगे तब आप लोगों का हाथ उठा रहेगा, हमारा मुंह बंद हो जाएगा तब। सुनिए जो बोल रहे हैं। और जो हाथ उठाए हम समझ रहे हैं, वो यही पूछेंगे इस कुंडली में, इस राशि में, यहाँ पर ऐसा बैठा है। रखिए, अभी लास्ट में खोलेंगे तब डाउट लेंगे। रीजनेबल डाउट लिख के रखिएगा, लास्ट में लेंगे। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। अब देख लीजिए, दूसरा देख लीजिए। सूर्य अगर के साथ बुध बैठा किसी भी भाव में तो पन्ना पहनाना है। लग्नेश को अस्त नहीं छोड़ देते हैं, पहनाना ही है। आगे क्या है? सूर्य जो है मित्र तो हैं, बुध के मित्र हैं। सूर्य राजा है, ये युवराज है, तो सूर्य बुध से शत्रुता नहीं रखता, और राजा को बुद्धि का भी साथ चाहिए। मित्र है, लेकिन सूर्य का स्टोन नहीं पहनाएंगे। मिथुन लगन में सूर्य का स्टोन माणिक्य नहीं पहनाना है। मिथुन लगन के जातकों का जब भी सेहत खराब हो और कुछ ना समझ में आए, या समझ में भी आ रहा है, जो उपाय आप करवा रहे हैं उसमें मंगल का उपाय शामिल कर देना चाहिए, भले ही वह दशा में कहीं ना हो, भले ही वह गोचर में कहीं खराब ना हो। मिथुन लगन के सेहत खराब है तो मंगल का उपाय साथ में जरूर जोड़िए, हल्का सा जोड़िए, लेकिन जोड़ देना चाहिए, दान वगैरह बता देना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो मारक ग्रह है, ध्यान से समझ लीजिए ग्रह रिजल्ट कैसे देते हैं। जो मारक ग्रह आया है, ऐसा नहीं है कि मारक ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में ही मारक फल देगा। मारक ग्रह को यह जिम्मेदारी दी गई कि भैया तुम्हें इनको शारीरिक कष्ट देना है। अब वह शारीरिक कष्ट मारक ग्रह कभी भी दे सकता है, जिस जब कभी भी कोई कमजोर दशा मिल जाएगी उसी में ही दे देगा। शुक्र के माध्यम से दिलवा देगा, बुध के माध्यम से, शनि बृहस्पति किसी के भी माध्यम से वह मारक ग्रह, क्योंकि उसका काम है कष्ट देना और दिलवाना, खुद भी देगा और दूसरे ग्रहों से भी शारीरिक कष्ट दिलवा सकता है। तो जब भी कोई शारीरिक कष्ट किसी को रहे तो उस कुंडली से बने हुए मारक ग्रह का भी कुछ दान बता देना चाहिए। अगर वह दशा अंतर दशा में चल रहा है, अशुभ गोचर में चल रहा है, तब तो ढंग से बताइए, नहीं चल रहा है तो भी बताइए। मान लीजिए इसी में मंगल है मारक, मिथुन लगन में जो कुंडली सम्मुख है, बृहस्पति की दशा चल रही है, बृहस्पति का जब दान बताया गया तो मंगल का, बृहस्पति का आपने 50 किलो पीली वस्तु का दान बताया तो मंगल का भी 4 किलो बता दीजिए। और देखिए, जब भी उपाय किसी को रेकमेंड करिए तो उसमें बहुत ज्यादा सोचिए विचारिए नहीं, अगला व्यक्ति करे कराए ना कराए, उसकी अगर स्थिति गड़बड़ है तो आप पूरा उपाय दीजिए। वजन के बराबर वस्तु का दान बताइए, एक बार में ना कर सकें 5 बार में करें, 11 बार में करें, क्योंकि किलो 2 किलो करने से उसको असर आएगा नहीं, उसमें आपका अपयश होगा। कि अरे इन्होंने बताया, अब बताइए 1 किलो भेली दान करके कोई सोचे मेरा विवाह हो जाए, मंगल मान लीजिए सप्तम भाव में बैठा है, कुंडली मांगलिक है, अभी आपको लगा इसी कारण से दिक्कत है तो आपने बोला गुड़ दान कर दीजिए। इतना सस्ता थोड़े है कि विवाह हो ही नहीं रहा है तो 1 किलो भेली में समझौता हो जाएगा और विवाह हो जाएगा। वजन के बराबर, ज्यादा खराब है तो वजन के बराबर, नहीं तो फिर भी 10-5 किलो बताइए, करना ना करना उसके ऊपर। हल्का बताएंगे तो अपयश होगा। जब हम भी शुरू किए थे, मतलब अब तो काफी वर्ष बीत गए, तो लोगों की स्थिति देख करके जब लोग बात करेंगे आपसे, तो जो लोग पीड़ित हैं समझ में आएगा कि लोग बहुत दुखी हैं, क्या बताएं इनको।
फोन पे बात करते समय लगेगा कि ये बहुत दुखी हैं, पीड़ित हैं, धन से पीड़ित हैं, सेहत से ऑलरेडी खर्चे में हैं, तो इनको ज्यादा बता देंगे तो दिक्कत है। तो उनसे जो आप थोड़ा बहुत कराएंगे उपाय ना, वो भी बेकार है, उसको हमारे यहाँ बोलते हैं डांड है। डांड मतलब नो यूज, किसी काम का नहीं है। तो उसको बताने से अच्छा है क्या करिए, इतना बताइए कि वो काम करे कम से कम। तो इस चीज का उपाय में ख्याल रखना चाहिए। आप लोग भी अपनी कुंडली के अशुभ ग्रहों का उपाय करिए, तो ये सोच के करिए। कभी कभी क्या होता है, आपने किसी व्यक्ति को किसी ग्रह के लिए उपाय दिया, उन्होंने उपाय किया, फिर वो बोल रहे हैं कि पंडित जी मेरा कुछ सही नहीं हुआ। वास्तव में जब ग्रह खराब होता है, खराब दशा चल रही है ना, तो उपाय करके आप उस खराब को सही कैसे कर सकते हैं। इसी कुंडली में लीजिए, मंगल मार्केश है, तो क्या आप उपाय कर देंगे तो मंगल मार्केश का स्थान छोड़ देगा? है तो मिथुन लगन ही ना, स्वामी छठे और एकादश का है ही ना, फल तो वही देना है। बुरे से अच्छा हो जाएगा। वो आएगा और कहेगा शुक्र महाराज को हटो पंचम भाव से, मुझे कारक बन जाने दो, मेरा उपाय कर दिया है इसने। नहीं, उपाय से क्या होता है, चीजें जो बहुत ज्यादा बिगड़ने वाली होती हैं वही थोड़ा कंट्रोल होती हैं, वही नियंत्रित करती हैं। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, 70-80 की स्पीड में चल रहा है, 70-80 की स्पीड को लीजिए आप उस ग्रह के खराब होने से जोड़िए। 10-20 की स्पीड में चल रहा है तो यानी कम खराब है, ठीक ग्रह। लेकिन अब उस ग्रह ने रफ्तार पकड़ी है 70-80 की, तो ब्रेक का काम क्या है? 70 ब्रेक का काम तो ये है ही नहीं कि मार देंगे, पूरा ब्रेक मार दिए तो अचानक से गाड़ी खड़ी, तब भी गाड़ी पलट जाएगी। ब्रेक का काम जो है, गति बहुत ज्यादा है, खतरा आने पे रोकने का काम है ब्रेक का, तो वही जब आप उपाय करेंगे तो जो बहुत तीव्र गति से खराब होने की दिशा में अग्रसर है उसकी गति धीमी हो जाती है, बस वह अच्छा नहीं होता है। और जब आप काम करेंगे ज्योतिष के क्षेत्र में, तो आपके सम्मुख यही समस्या आएगी कि लोग उपाय करवाएंगे और फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि अब ये चीज, जैसे क्रीम लगा लेने से रंग गोरा नहीं होगा ना, चमक थोड़ी ले आते हैं, चलो थोड़ा देखने में हो गया, लेकिन वो रंग नहीं बदलता। ऐसे उपाय भी है, खराब को रोक देगा, उसकी गति को रोकेगा। हो सकता है बहुत ज्यादा खराब होने वाला रहा वो, उपाय के बाद गति स्थिर हुई है, तो लोग शिकायत आपसे भी करेंगे कि गुरुजी ठीक नहीं हुआ, आप किए थे। अरे भैया, ठीक होने का योग नहीं था, बुरा होने का योग था, बुरा रुका है तुम्हारा। अब वहीं पर अगर वो कम बुरा का संकेत दे रहा है तो उपाय से काम कर जाता, लेकिन जब बहुत बुरा होने वाली स्थिति होती है ना, तो उपाय से सिर्फ बहुत बुरा होने तक की स्थिति नहीं आने पाती, लाभ मिल जाता है। ये चीज आप समझाइएगा, लोगों को बताइएगा, जब प्रोफेशनली इसको अप्लाई करिएगा। देखिए, आगे चलेंगे, अब कंप्लीट करने की तरफ बढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप लोगों के डाउट ले लेंगे। इस कुंडली में जो है, मिथुन लगन की कुंडली में सूर्य का स्टोन नहीं पहनना है, चंद्रमा का स्टोन नहीं पहनना है, गुरु का स्टोन नहीं पहनना है, मंगल का नहीं पहनना है। पहन किसका सकते हैं? पहले नंबर पे बुध का, दूसरे नंबर पे शुक्र का स्टोन पहन सकते हैं, शनि का स्टोन भी पहना जा सकता है। अगर यह शनि जो है शत्रु राशि में ना हो, 6, 8, 12 में ना हो, तो शनि का स्टोन पहना सकते हैं। जब भी शनि कुंभ राशि में हो, या जब भी शनि तुला राशि में हो, या जब भी शनि कर्क राशि में हो, नोट कर लीजिए, किसी भी कुंडली में, नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली दिस लग्न, इस लगन के लिए ही नहीं, किसी भी लगन में, कर्क राशि में हो शनि, तुला में हो, कुंभ में हो, तो ऐसे व्यक्ति को स्टोन के बारे में बताने के पहले, शनि ग्रह का स्टोन बताने के पहले, उस व्यक्ति से आप यह जरूर पूछ लीजिए कि आपको आंखों की या सिर की तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुंडली में सूर्य कमजोर होगा और शनि कर्क में, तुला में और कुंभ राशि में है, और कुंडली में सूर्य कमजोर है, चंद्रमा को भी देख सकते हैं, अगर चंद्रमा भी है तब व्यक्ति को आंखों की बड़ी समस्या रहेगी। अगर सूर्य चंद्रमा में से एक कमजोर है और शनि कर्क में, तुला में और कुंभ में है, तो हल्की समस्या रहेगी।
अगर शनि सूर्य नहीं कमजोर है, ना ही चंद्रमा कमजोर है, तब भी कर्क में, तुला में और कुंभ में शनि के होने से आंख और सिर वाली बात पूछ लेना है, क्योंकि तब भी सूर्य चंद्रमा अच्छा रहेगा तो भी 80% लोगों को सिर और आंखों की समस्या रहेगी। तो जब भी शनि इन राशियों में हो तो शनि का स्टोन नीलम बताने के पहले यह सवाल कर लेना है। क्यों करना है, अब इसका कारण बता रहे हैं। कुछ लोग तो समझ गए होंगे, क्योंकि जब शनि कर्क राशि में होगा तो उसकी दसम दृष्टि कहाँ पड़ेगी, मेष राशि पर। मेष राशि क्या है, सिर और आंख है। सिर और आंख का कनेक्शन भी है, सभी लोग जानते हैं। सिर दर्द करता है लगातार तो डॉक्टर चश्मा लगा देता है। जब इसी प्रकार से तुला राशि में शनि होगा तो उसकी दृष्टि मेष राशि पे पड़ेगी, यानी ये इसकी नीच वाली राशि है। एक तो शनि की दृष्टि वैसे भी खराब है, ये शत्रु राशि है और नीच वाली राशि है शनि की। कुंभ में होगा शनि तो भी वह नीच की दृष्टि मेष पे डालता है। तो इन राशियों में होने पर, इन राशियों में ही नहीं, एक राशि छूट गई, मेष राशि। यहाँ पर तो कर्क से दृष्टि डालेगा, तुला से दृष्टि डालेगा मेष पे, कुंभ से मेष पे दृष्टि डालेगा, और जब मेष पर बैठा होगा तब भी यही सूत्र है। तब तो ज्यादा और बड़े रूप से ये परिणाम प्राप्त होगा। सूर्य और चंद्रमा मजबूत होंगे तो दिक्कत कम होगी, अन्यथा बहुत दिक्कत होगी। तो शनि के स्टोन में मेष राशि पे शनि की दृष्टि या शनि का होना देख करके तब नीलम बताइए। अगर दिक्कत है तो ना बताइए, नहीं तो दिक्कत और बढ़ जाएगी। बस आज के लगन के लिए इतनी ही बातें हैं, इसको आप लोग प्रिपेयर करिएगा। हर राशि में लगन में ग्रह का क्या फल होगा, इस पे बड़ा टाइम लग रहा, वीडियो बना रहे हैं, मिल जाएगा कभी। वैसे बिना इसके भी आप लोग जान सकते हैं कि लगन में हर राशि पर ग्रह का फलादेश आपको दिया ही जाए तो आप कितना रटेंगे। 144 वीडियो बनेगा अगर बनाया जाए एक एक ग्रह का, तो क्या आप उसको रट सकेंगे? तो आप स्वयं फलादेश निकालना सीखिए कि हाँ ये शत्रु में है, मित्र में है, उच्च नीच कैसा है, उस हिसाब से फल निकालना सीखिए। अब हम लोग आ जाते हैं स्क्रीन पे और कुछ लोग हाथ उठाएंगे, उनसे बात करेंगे। हाथ उठाओ जी, जिसको कुछ पूछना है, ज़्यादा समय नहीं है। और कल हम जाएंगे दर्शन के लिए देवी पाटन, शक्तिपीठ है ना, यही हमारे पास में बलरामपुर जिला में। आप लोग गूगल पे देखेंगे तो पा जाएंगे। बहुत कृपा है माता जी की। तो पाटन देवी नाम है। तो कल वहाँ हम जा रहे हैं अपनी पूरी टीम को लेकर के दर्शन के लिए। पूरा स्टाफ जा रहा है, पूरे पंडित जी लोग सब जा रहे हैं, 25-30 लोग। आप लोगों में से जिसको चलना है वो सुबह 7 बजे हमारे घर पे पहुंच जाए। 7 बजे हम लोग निकलेंगे। चलिए, सबसे पहले चंद्रशेखर जी को अनम्यूट करते हैं। चंद्रशेखर जी पूछिए। चंद्रशेखर राय। मोहित जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछिए। गुरु जी, मैं ये पूछ रहा था कि हम्म। जैसे आपने बताया कि 12वें भाव का स्वामी न्यूट्रल हो जाता है हम्म। अगर वो दो राशियों का स्वामी हो तो हम्म। अगर मान लीजिए किसी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि अगर वो पड़ती है तो वो दूसरी राशि का कितना फल देगा और कितने परसेंट तक देगा? देखिए, 12वें भाव में जो राशि पड़ी, ठीक, जी। 12वें भाव से वो न्यूट्रल हो गया। अब उस ग्रह की दूसरी राशि जहां पड़ी होगी, अच्छे भाव जी। में पड़ी होगी तो वो कारक, खराब में पड़ा है तो मार्क। जैसे हम ले लेते हैं, आप कोई ऐसी राशि ढूंढिए। अभी जैसे इसी लगन में था, शुक्र का था ना, मिथुन लगन में। शुक्र पंचम का स्वामी है और 12वें का स्वामी है। अब यहाँ सिर्फ 12वें पे ध्यान दीजिए। 12वें भाव में जिस ग्रह की राशि पड़ी वह ग्रह क्या हो गया, उस भाव से न्यूट्रल हो गया। यानी 12वें भाव में जो राशि पड़ी है उसके हिसाब से उसका कारक मारक नहीं डिसाइड करेंगे, उसकी दूसरी राशि जहां पड़ी है वहां से डिसाइड करेंगे। तो शुक्र का चा, पंचम भाव से हुआ। चाहे जो मूल त्रिकोण राशि ही क्यों ना हो।
जो आपने मूल कंसेप्ट त्रिकोण बताया राशि था, ही क्यों ना हो, चाहे जो क्योंकि राशि 12वें में पड़ रही है वो आपने क्योंकि न्यूट्रल। ये कंसेप्ट बताया था ना कि 70% वो फल मूल त्रिकोण राशि का देता है और 30% दूसरी राशि का देगा, इसीलिए। नहीं, फल तो दोनों का देगा। बहुत ध्यान से सुनिए, सब लोग सुनिए, बड़ा अच्छा सवाल है। मेरे कहने का मतलब है 12वें भाव की राशि से कारक और मारक के निर्धारण के लिए सिर्फ न्यूट्रल लेना है। फल तो देगा ही देगा, वो दोनों भावों का देगा। समझ अच्छा, रहे हैं? और हाँ। उसी रेशो में वे देगा 70% और 30%? हाँ, उसी रेशियो में देगा। वहां पर तो इसलिए बताया गया है कि जैसे मान लीजिए 12वें का स्वामी इसी मिथुन लगन में शुक्र है और पंचम का भी है, तो वो पंचम का 70% अब देगा, क्योंकि नियम के अनुसार वो क्या पड़ा है, कारक पड़ा है। ठीक जी। है। गुरुजी, और एक क्वेश्चन और व्यय था। का कितना देगा, 30% देगा। 30%। एक क्वेश्चन और था गुरुजी। जैसे अभी आपने बताया कि मंगल और बुध की युति यहाँ पर मतलब अच्छी नहीं है, हम्म। लेकिन यहाँ पर मंगल जो है वो 11वें भाव धन भाव का स्वामी भी होगा, तो क्या धन योग नहीं बनाएगा बुध के साथ मिलके? दरिद्र नहीं, योग क्यों बनाएगा? धन योग नहीं बनाएगा। इसमें कई सारी चीजें विचार कर लेंगे। देखिए, एक तो लाभ भाव का तो स्वामी हुआ, गुरु डेफिनेटली हुआ। लेट मी और मूल कंप्लीट। त्रिकोण राशि है। हम मूल त्रिकोण राशि है, किसकी है? तो एक नंबर मंगल की राशि। मंगल की है ना। जी। बुध की तो है नहीं। नहीं। यानी जो मारक ग्रह है उसकी मूल त्रिकोण राशि वहां पर, और 11वें भाव में मारकत्व भी होता है। मंगल और बुध में प्रबल शत्रुता है। ठीक है। जब भी हम मिलान करेंगे तो नेचर भी देखेंगे ग्रहों का। अब जब मंगल जो है बुध का शत्रु है, तो शत्रु होने के नाते अपने खराब भाव का फल वहां पे वो देगा पूर्ण रूप से। मंगल जो है बुध को छठे भाव से ही इन्फ्लुएंस करेगा, क्योंकि उसकी उसके साथ जमती नहीं है। जैसे हमारा ही आपका ही कोई शत्रु हो, भले ही हमारे पास एक जॉब है, मैं किसी एक को जॉब पे रख सकता हूँ, लेकिन जब मेरे सामने शत्रु कोई आया हुआ है तो मैं उसे उस जॉब को नहीं ऑफर करूंगा जो उसको मान सम्मान दिला सके। समझ रहे हैं? क्योंकि शत्रुता है, तो वो शत्रुता वाला भाव यहाँ पे एक्सप्रेस होगा ही होगा। और दूसरी चीज, हर ग्रह दो राशियों का स्वामी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं से हर कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ध्यान से सुनिए सभी लोग। कहीं ना कहीं जहां पे हमें एक धन योग मिलेगा, वहीं पर एक दुर्योग भी मिल जाएगा। किसी ग्रह के एक भाव से जोड़े तो धन योग मिला, और उसकी दूसरी राशि से जोड़ देंगे तो दुर्योग भी मिल जाएगा। तो ऐसे में मित्र हैं दोनों की नहीं, यह देखिए खास कर फल किसको मिलना है, लगन को। फल किसको मिलना है, लगन को मिलना है। तो जो ग्रह युति में आ रहा है, क्या वह लगन का मित्र है कि नहीं है, इस बात पे ध्यान देना होगा। लेकिन गुरुजी, मतलब आपने ये भी तो बताया है ना कि जैसे अगर दो शत्रु राजयोग या धनयोग बनाते हैं तो वो कम लेवल का राजयोग होता है या धनयोग होता है, तो इसमें क्या कम लेवल का धनयोग भी नहीं बनेगा? 50%, 60%? नहीं, दुर्योग ही बनेगा। जी। उसमें हेलो। छठे का ही इन्फ्लुएंस जाएगा, क्योंकि मंगल बिल्कुल भी लगन के लिए फेवर नहीं कर रहा है। लगन का जी। मित्र आ जाना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए लगन का मित्र नहीं है, तो लगन के लिए सम ग्रह हो, मित्र होगा तो धन योग बन गया, सम होगा तो नुकसान नहीं करेगा। नोट कर लीजिए सब लोग, ऐसी स्थिति में धन योग और दारिद्र्य योग में जो कारक ग्रह बनेगा, कारक ग्रह से ही कारक ग्रह ही युति करे 6, 8, 12 के साथ। तो अगर कारक ग्रह 6, 8, 12 एकादश जिसके साथ भी युति कर रहा है, वह लगन का शत्रु है, तो अच्छा योग नहीं बनेगा। धन नहीं बनेगा, राजयोग नहीं बनेगा, बुरा ही बनेगा। लगन का मित्र होना जरूरी है ओवरऑल मिला के। जी। हेलो। आगे हेलो। अभी आप अपने चंद्रशेखर ने आप को म्यूट कर लीजिए। जिसकी बात समाप्त हो जाए वो अपने आप को म्यूट करते चलेंगे। अभी कौन बोल रहे हैं? चंद्रशेखर राय। चंद्रशेखर जी बताइए। ये सर ये कह रहे थे कि इस कुंडली में इस लगन वालों को केंद्रापति दोष भी लगेगा। हम्म। गुरु को केंद्राधिपति दो दोष केंद्र लगेगा। का।
जी, इसके बारे में थोड़ा-सा बता दीजिए। अच्छा, राजयोग वाला वीडियो पड़ गया है कि नहीं अभी? पड़ा होगा जी, तो जी। उसको देखिएगा थोड़ा। उसमें मैंने बताया है कि जी, जी। बृहस्पति को केंद्राधिपति दोष सबसे अधिक लगता है। अगर कोई शुभ ग्रह जी, 2 जी। केंद्रों का स्वामी है, तो उसे जी, केंद्राधिपति दोष लग जाता है। यानी बात समझिए, जी, अगर कोई क्रूर ग्रह केंद्र का स्वामी हो, तब अच्छा माना जाता है। जी, और शुभ ग्रह त्रिकोण का जी, स्वामी हो तो एडवांटेज में होता है। जी, अगर शुभ ग्रह केंद्र का स्वामी हो गया तो यह उसके लिए एक डिसएडवांटेज है। मतलब खराब हो गया ये नहीं बोल सकते जी, आप। दिस इज जस्ट अ पॉइंट। जी, जी, एक डिसएडवांटेज फैक्टर है जी, इसमें बस। वहीं अगर क्रूर ग्रह केंद्र का स्वामी हो गया तो उसको एडवांटेज मिल गया। जी। अब अच्छा, अगर कोई भी ग्रह जो शुभ ग्रह है केंद्र का स्वामी है और अगर वह राजयोग बना रहा है किसी प्रकार से, तो उसको केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। अच्छा। जैसे ये हुँ, सूत्र तो पढ़ाया ही गया, हर जगह है कि अगर ग्रह जो है शुभ ग्रह केंद्र का स्वामी हुआ तो केंद्राधिपति दोष। अच्छा, बुध को क्यों नहीं लगेगा केंद्राधिपति दोष? क्योंकि वह लगन का स्वामी है ना, लगन तो त्रिकोण है। कौन और है? जी, इसीलिए मैंने केवल केंद्राधिपति दोष तभी लगेगा जब 2 केंद्रों का स्वामी वो आए निकल के। तो बुध सिर्फ एक केंद्र चतुर्थ का स्वामी जी, है, लगन तो त्रिकोण में आ गया। और वो भी बृहस्पति जी, की स्थिति अब बचती है और बुध की। शुक्र तो दोनों केंद्रों का स्वामी हो जी, नहीं पाएगा कभी। ध्यान दीजिएगा, नहीं, शुक्र कभी नहीं हो जी, पाएगा ना। शुक्र की जो दोनों राशियां हैं वो हाँ, एक दूसरे से चौथे स्थान में नहीं पड़ती। दो वृषभ राशि है और नहीं फिर पढ़ते हैं। तुला राशि, वो कभी दोनों एक साथ नहीं, केंद्र में पड़ेगी नहीं। तो अगर शुक्र को हुँ, केंद्राधिपति दोष लगेगा तो सिर्फ एक राशि से लगेगा, यानी हल्का लगेगा। लेकिन जब हुँ, बृहस्पति को हुँ, केंद्राधिपति दोष लगेगा तो तगड़ा लगेगा। बातें ध्यान से पता समझिए। लगा। अगर मान लीजिए धनु राशि पड़ी है 10th भाव में, तो मीन राशि कहाँ पड़ेगी? जी, मीन लगन में राशि कहाँ पड़ेगी? लगन में। यानी मीन लगन की कुंडली होगी। अब यहाँ पे जी, बृहस्पति का केंद्राधिपति दोष कम होगा कि ज्यादा होगा? कम रहेगा, कम क्योंकि रहेगा ना, एक बृहस्पति यहाँ त्रिकोण का लगन हो का गया। स्वामी हो गया, त्रिकोण। लेकिन वही बृहस्पति की जी, एक राशि, जैसे इस मिथुन लगन में ले लीजिए तो एक राशि कहाँ है? 7th भाव में धनु राशि, और 9, दूसरी 12 राशि कहाँ है? 10th भाव में। दशम तो भाव। यहाँ इस लगन में, मिथुन लगन में बृहस्पति को केंद्राधिपति दोष ज्यादा हुँ, लग रहा है। लगे। अगर मीन लगन है और जी, धनु लगन है किसी का तो केंद्राधिपति दोष लगेगा ही नहीं। हाँ, लगन हो गया वो शुद्ध हाँ, हो गया। ठीक है, लग्नेश को ये एक दोष भी त्रिकोण का मालिक। त्रिकोण का और लगन का स्वामी हुआ तो वो दोष। जैसे लग्नेश को जब अष्टम का दोष नहीं नहीं, लगता है, मेष लगन है, ध्यान से समझिए, मेष जी, लगन जी, है तो मंगल को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। तो अगर लगन का स्वामी जी, बृहस्पति हुआ है तो भले ही उसकी दूसरी राशि केंद्र में हो, तो केंद्राधिपति दोष से मुक्त। अगली चीज, अगर हुँ, केंद्र स्थान का स्वामी शुभ ग्रह राजयोग बना रहा है तो केंद्राधिपति दोष से मुक्त। मुक्त। बात समझ में आ गई? जी, 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 बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे चलेंगे, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। विनय जी, जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ सर, प्रणाम। जी, प्रसन्न रहे। बस ये पूछना था कि मेष लग्न में शनि उच्च के है सर 7th भाव में, यानी तुला। हम्म। तो इससे मैं फलित नहीं निकाल पा रहा हूँ कि एक्चुअली वो अगर उच्च के हैं और 7th भाव में बैठना सैटर्न का थोड़ा सा गड़बड़ होता है, तो हम्म। कैसे क्या इसका फलित होगा? मेष लगन है तो सबसे पहले तो शनि लगन का तो मित्र नहीं है, जी, कारक भी नहीं है। जी, 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 अभी मैंने थोड़ी देर पहले शनि की दृष्टि के बारे में बोला था कि शनि जब जी, मेष जी, राशि को देखेगा तो खराब करेगा। जी, अब मेष लगन में जब उच्च का होगा
तो सिर्फ जी। मेष राशि को ही नहीं देखेगा, लगन को भी देखेगा नीच राशि से। जी। नहीं, तो उच्च का है सर। अरे उच्च का है तो दृष्टिया तो नीच की हुई ना। हाँ, दृष्टिया नीच की हो गई। जी। अच्छा, मैं कभी-कभी ऐसे दृष्टिया वगैरह ऐसे बोलता हूँ, तो देखिए जी, भैया थोड़ा-सा हमारा जो भाषा जी। शैली है ना, वो थोड़ा कुछ देसी टाइप का है। और जी। देसी क्या बोले, मतलब लोकल है, बहुत ज़्यादा उसमें अ, दिखाना, बनाना ये सब नहीं है। जो जैसा है वैसे ही करिए, इंडिया है, पूरा एक परिवार है। जी, कोई बिल्कुल सर। मुंबई का है, चाहे यहाँ असम का है, सब एक परिवार के हैं, ठीक? जी, सब सबको बिल्कुल। जैसे जो जैसे वैसे सबको एक्सेप्ट करिए। जी, अब जी। एक एक लोग वीडियो में भी कमेंट किए थे यूट्यूब पर कि गुरुजी आप थोड़ा-सा बोलने में और मतलब या तो पूर्ण शुद्ध हिंदी बोलिए या पूर्ण शुद्ध संस्कृत, मतलब कभी-कभी हम भैया-वैया बोलते रहते हैं ऐसी इसी नाते। जी, कॉन्सेप्ट देखिए, विषय वस्तु देखिए, समझ में आ रहा उससे मतलब रखिए, वो ठीक है ना? चिड़िया की आँख देखिए, चिड़िया नहीं। बिल्कुल सर। और सब लोग एक फैमिली है, कोई कहीं से भी है, सबकी भाषा बोली एक मिलती-जुलती है, रहन-सहन, खान-पान, गले लगाइए सबको, वो ज़रूरी है। जी। तो यहाँ पे शनि की भैया दृष्टि नीच की गई, जी, ये तो फलादेश खराब हुआ, लगन को बिगाड़ा, लगन को बिगाड़ने का मतलब क्या हुआ, अब इनकी सेहत बिगड़ जाएगी, जी। सेहत में कुछ ना कुछ लगा रहेगा, माइग्रेन की समस्या इनको ज़्यादा हो सकती है, जी, क्योंकि जी, जी। मेष मेष राशि सर। जो है वो सिर है। और जी। लगन भी तो सिर ही है। अब जी, यहाँ जी, पे बिल्कुल। भाव और राशि दोनों प्रभावित हो गई। जी, अच्छा, यही मान लीजिए मेष राशि दूसरे भाव में पड़ती, तब जी। उतना बुरा नहीं था जितना कि लगन में पड़ने से बुरा हो गया, क्योंकि भाव और राशि दोनों से एक ही अंग पड़ जा रहा है। जी। शनि सप्तम भाव में बैठा है, उच्च का होके बैठा है, यहाँ पे एक चीज और आप जी, निष्कर्ष निकालिए, जी, शनि कर्म भाव और लाभ भाव का स्वामी है। जी, तो और बैठा कहाँ है, विवाह भाव में। जी, विवाह के बाद व्यक्ति के जो है कर्म और आमदनी, जी, इन दोनों में ग्रोथ होगी। शनि जी। की दृष्टि कहाँ जाएगी, चौथे भाव पर दशम दृष्टि जाएगी, लग्न को प्रभावित कर रहा है, चौथे को प्रभावित कर रहा है। जी, ऐसे में व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में भी कुछ परेशानियां आती हैं। जी। वैसे अगर लगन का नोट कर लीजिए सब लोग, जी, लगन जी, सर। चतुर्थ और सप्तम, दसम जी, को नहीं कह रहा हूँ, जी, दसम थोड़ा अलग टाइप का केंद्र है। जी, बात समझिए सब लोग, लगन जो है, चतुर्थ जो है, ये जो सप्तम है, ये केंद्र कहीं ना कहीं से हमको पारिवारिक रूप से प्रभावित करते हैं। जी, लेकिन दसम थोड़ा अलग हो जाता है, दसम परिवार से हटके समाज हो जाता है, सामाजिक स्तर व्यक्ति का दसम भाव से ही देखेंगे। तो जब भी शनि लगन में, चतुर्थ में या सप्तम भाव में उच्च का होता है, तो व्यक्ति के पारिवारिक जीवन में कुछ ना कुछ दिक्कतें आती ही आती हैं। कुछ जी, नहीं आएगा तो पति पत्नी का मिसमैच ही रहेगा। मतलब या तो पत्नी ही देखने में बहुत अच्छी, सुंदर, ठीक-ठाक शरीर से है और पति उस अनुपात में नहीं है, या पति अच्छा है तो पत्नी मतलब कहीं न कहीं, या योग्यता क्वालिफ़िकेशन में ही ऐसा कर दे कि जी। जो है पत्नी बहुत पढ़ी-लिखी हो और पति कम हो। यो पति भी मैं बोल सकता था, लेकिन मैं पत्नी का ज़्यादा फ़ेवर ले रहा हूँ स्त्रियों का, क्योंकि हमारे बैच में कुछ लेडीज़ हैं 4-6, वो लोग प्रसन्न रहें। उन लोगों को जी। ये लगे कि हाँ, यहाँ पुरुष वाली बात नहीं हो रही, क्योंकि ज़्यादा पुरुष ही हैं, तो सब लोग मिलके स्त्रियों को सपोर्ट करें। इनकी तीसरी दृष्टि सर भाग्य भाव पर भी है। वहाँ पर गुरु की राशि पड़ेगी, भाग्य भाव को देखेंगे, गुरु की राशि पे शनि की दृष्टि बहुत ज़्यादा नकारात्मकता नहीं फैलाती, नहीं मतलब सर। नेगेटिव नहीं देती है। जी। उनसे समभाव में है सर इसलिए। समभाव में, और वैसे भी लॉजिक जान लीजिए, जी। गुरु की राशि में शनि होगा, गुरु की राशि को देखेगा तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। गुरु की राशि में शनि शुभ फल भी बहुत अच्छा देता है, जी। क्योंकि वो गुरु है, ठीक? गुरु को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, ना गुरु के घर को। पहला कॉन्सेप्ट ये हुआ। शनि जी, के भी गुरु हैं, जी। गुरुदेव बृहस्पति। दूसरी बात यह है, शनि क्या है, न्याय है, और बृहस्पति क्या है, ज्ञान। तो जी, न्याय कभी ज्ञान को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो न्याय है तो ज्ञान को कैसे नुकसान पहुंचा सकता, अन्यथा वो अन्यथा अन्याय हो जाएगा ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल।
तो भाग्य भाव पे दृष्टि उसकी अच्छी रहेगी। ऐसे बहुत सारी चीज इंटरप्रिटेट करना पड़ता है, बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। थैंक यू सर, थैंक यू। मतलब आप लोगों को भी बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, जो लोग सीख रहे हैं अभी। कुछ है मतलब ऐसे भी लोग हम लोगों के साथ में है जो पुरोहित्य कर्म भी कर रहे हैं, बड़ा मेहनत लगता है। चलिए आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। रश्मि जी, रश्मि जी आप अपने आप को अनम्यूट करिए। प्रणाम गुरुजी। वृषभ लगन में आपने कहा कि नीलम नहीं पहनाना चाहिए अगर शनि मूल त्रिकोण की राशि में दसम भाव में बैठा हो तो। वृषभ लगन लेकिन में वृषभ लगन में दसम भाव में मूल त्रिकोण की राशि में शनि अगर बैठा है तो नीलम पहनना चाहिए या नहीं? आपने कहा कि सूर्य और चंद्रमा को देखें। वृषभ लगन की बात कर रहे हैं ना, जो पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे। हाँ जी, आपने अभी वो नीलम की बात की थी ना। वृषभ लगन में किस राशि में बोल रहे हैं? दसम भाव में, इसमें कुंभ राशि में। हाँ तो इसीलिए बोला ना कि अगले व्यक्ति से पहले पूछ लीजिए उसके सिर और आंखों का हाल। और हाँ, उसी अगर के नहीं, साथ ही ये भी तो बोला कि सूर्य और चंद्र की स्थिति देख लीजिए कुंडली में। हाँ तो क्योंकि उसमें हाँ सूर्य बोलिए। और चंद्रमा जो है, चंद्रमा जो है ये आंखों के कारक ग्रह हैं। सूर्य जो अच्छा, है दायां है और चंद्रमा बाईं आंख है। तो अगर अच्छा, सूर्य चंद्रमा कुंडली में अच्छे हैं तो ये शनि की दृष्टि का प्रभाव झेल लेगा। मेष राशि पे जब शनि की दृष्टि पड़े और सूर्य चंद्रमा अच्छे होंगे तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर शनि की दृष्टि मेष राशि पे पड़ी या शनि मेष राशि में सूर्य चंद्रमा कमजोर है, तब नहीं पहनाना है। या इसमें पूछ लेना है कि व्यक्ति को सिर आंखों की समस्या तो नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि मुझे दिख रही है समस्या, ठीक है, मुझे दिखा कि सूर्य कमजोर है, चंद्रमा कमजोर है, शनि में इस राशि को देख रहा है, लेकिन हाँ जी, करंट में उसको ये प्रॉब्लम ना हो। उम्र कम होने पर ये चीजें नहीं दिखाई देती। अब 20-22 साल का लड़का होगा तो हो सकता है ये दिक्कत ना दिखे, लेकिन वहीं 28-30 साल की उम्र में दिख जाएगा। तो ऐसे में ना ही बताना उचित है, क्योंकि अगर अभी नहीं उसको चश्मा लगा है तो पहनवा के जल्दी चश्मा लगवाने वाला काम हो जाएगा। ऐसे में अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि आपको स्टोन देना चाहिए, नहीं दे पा रहे हैं ऐसे कॉम्बिनेशन के नाते, कि हाँ वो काम क्षेत्र तो बढ़ा देगा, कैरियर बढ़ा देगा, धन, लेकिन सेहत को खराब कर सकता है, तो ऐसे में उस ग्रह का रुद्राक्ष रिकमेंड करना है। नोट करिए, ठीक है, जहां आप स्टोन का विकल्प नहीं पा रहे हैं वहां रुद्राक्ष रिकमेंड करिए। ठीक है। चलिए आप अपने रुद्राक्ष, आप को हाँ बताएं। हाँ, रुद्राक्ष के बारे में थोड़ा बताएंगे। रुद्राक्ष के बारे में जब उपाय वाला चलेगा तब बता देंगे, अभी और लोगों को मौका दे दीजिए। आप अपने ठीक, आप को म्यूट कर लीजिए। ये नागार्जुन, नागार्जुन जी हैं शायद, अपने आप को अनम्यूट करिए, बोलिए। म्यूट कर लिए, फिर से हाथ उठाए हैं, हेलो। अनम्यूट करिए जी भैया। हाँ, गुरु जी नमस्कार। नमस्ते। मेरा प्रश्न ये है, अगर कोई हम्म व्यक्ति को दान के बारे में या जप के बारे में या रत्न के बारे में बोलना है, तो हम्म उसके लगन को देखना चाहिए कि नौमांश को देखना चाहिए? इसमें लगन नौमांस का कोई इशू ही नहीं है। अगर ग्रह खराब है वो कहीं भी है, लगन से ही देखना चाहिए। नौमांस तो ये एक पूरा कुंडली है, ठीक है, ओके। लगन से ही बोलना है। अच्छा एक चीज और, आपने नौमांस की चर्चा की है तो मैं बोल देता हूँ, आपके कुछ और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई ग्रह लगन कुंडली से अच्छा है और कारक है और नौमांस कुंडली में बिगड़ा हुआ है तो उसे स्टोन पहनाना है। नोट करिए, लगन कुंडली से अच्छा है, कारक है, कमजोर है लगन में लेकिन है अच्छा और कारक ग्रह है, लेकिन नौमांस में नीच का है तो उसे उस ग्रह का स्टोन देना है। ऐसा नहीं देखना है कि अगर कोई ग्रह नौमांस में खराब का है, देशकाण में, दसमांश में, वहां से कारक मारक नहीं लेंगे। भावेश का फल लगन से ही लेना है। अब मान लीजिए मेरी लगन कुंडली से बृहस्पति अच्छा ग्रह आ रहा है, ठीक ठाक बैठा है, लगन कुंडली में मुझे बलवान दिख रहा है, लेकिन वह नौमांस में नीच का है, तो अब उसका जो लगन में अच्छा फल दिख रहा था वह हो गया कम। नौमांस में ये नहीं तब सोचेंगे कि नीच का है पहनाए कि नहीं,
लगन में अच्छा है तो नौमांस का पहना देना है। नौमांस का इतना महत्व है, जैसे ये लगन जो हो गई ये हम स्वयं हो गए, नौमांस जो होता है ये हमारे जीवन साथी का है, और जीवन साथी जीवन का आधा अंग है, ये सत्य बात है। पहले हम लोग सुनते थे, हमारे यहाँ ऐसे बोलते थे कि भैया आपका बच्चा तो बड़ा बिगड़ रहा है, सुधर नहीं रहा है, या वही कहते थे बताइए हमारा लड़का बिगड़ जा रहा, हमेशा घूमता फिरता रहता है, कुछ कर नहीं रहा, ऐसा वैसा। तो हंसी मजाक में उनके मित्र कहते थे कि भैया ब्याह करा दो, कुल सुधर जाए, मतलब शादी करा दीजिए इनकी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ऐसी कहावत होती थी। मतलब इस बात से भी स्पष्ट है कि विवाह के बाद व्यक्ति के जीवन में अंतर आता है, हो सकता है अच्छा हो सकता है बुरा हो, क्योंकि आधा भाग्य तो नवमांश कुंडली है ही। जिसके साथ विवाह हो रहा है उसका भाग्य जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो नवमांश कुंडली में अगर ग्रह बिगड़ा है तो उसका भी रत्न देना चाहिए। कोई नीच का ग्रह है तो उपाय कराइए। दूसरा कोई स्थिति बन रहा है तो पत्नी के माध्यम से उपाय करवाइए, जिसकी शादी हो गई है। मान लीजिए नवमांश में मंगल नीच का है और मंगल के लिए मंगल आपके लगन में कारक है, तो आप दान नहीं कर सकते तो पत्नी से करवा दीजिए, वो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए दूसरे लोग। गौरव जी आप अपने आप को अनम्यूट करिए। सर अच्छा मेरा प्रश्न यही एक मिनट में जी एक बात भूल गया जो मैं कहना चाह रहा था नवमांश के बारे में। लग्न और नवमांश का ऐसा कॉम्बिनेशन है ना कि लगन में मजबूत होना ज्यादा जरूरी है। लगन की कमजोरी भी चल जाएगी, नवमांश की मजबूती लगन की कमजोरी को दूर करेगा। ऐसे जानिए, मैंने एक घर बनाया, बहुत सुंदर है, उस पे डेंट पेंट डिजाइनिंग सब कुछ बहुत बढ़िया है, आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। बाहर से तो वह बड़ा सुंदर दिख रहा, लेकिन अंदर जो उसके प्रयोग किया गया है मटेरियल, जिससे ईंट को चिपकाया जा रहा है, वो सीमेंट और मोरंग बालू नहीं है, मिट्टी से, मैंने अंदर का मसाला मिट्टी का है। तो अगर कोई चीज लगन में अच्छी दिख रही है लेकिन नौमांस में गड़बड़ है, तो आप ऐसे जानिए कि ये बाहर से सुंदर है लेकिन अंदर से कमजोर है। लगन में अगर कोई चीज गड़बड़ है लेकिन नौमांस में अच्छी हो गई है, तो ये समझिए बाहर से तो गड़बड़ दिख रहा है लेकिन अंदर से ये मजबूत है। ठीक है, किसी के दांत चमक रहे हैं एकदम से सफेद सफेद, अगर नौमांस भी अच्छी है तो समझिए दांत बाहर से भी चमक रहा है और अंदर से भी मजबूत है। नौमांस में वही दांत गड़बड़ हो गया तो बाहर से चमक रहा है लेकिन उसमें ताकत है नहीं, टूट जाएगा जल्दी। समझ गए होंगे बात। आप सवाल करिए गौरव जी। जी सर मेरा क्वेश्चन यही था कि जैसे आपने बताया रत्न के लिए, तो रत्न का वेट वगैरह ये रत्ती वगैरह कैसे डिसाइड करें? क्योंकि मेरे ही अगर मैं देखूं तो मेरी लग्न जो धनु लग्न है, तो गुरु उसमें अति योग कारक है और लाभ भाव में, आपने तो मेरी कुंडली देखी है, तो उसमें तो मेरे गुरु बुध और शुक्र सारे सभी ग्रह लाभ भाव में युति कर रखे हैं, लेकिन गुरु अब वहां पे तुला राशि में, तो अपने शत्रु की राशि में। लेकिन अगर गुरु में नवमांश में देखता हूँ तो चतुर्थ भाव में ही मिथुन लग्न की कुंडली बनती है नवमांश, उसमें शुक्र भी दशम भाव में उच्च के हो जाते हैं मीन राशि में, और चलिए गुरु उन्हीं के साथ फिर से बैठे हैं। छोड़िए छोड़िए, आपका मेन सवाल है कि रत्ती कैसे निर्धारित करें। हाँ, रत्ती कैसे डिसाइड करूंगा? एक्चुअली यहाँ पर जितने लोग हैं क्लास में, सबकी कुंडली मैंने देखी है, सबने कुंडली दिखाई है, परामर्श लिया तभी तो क्लास ज्वाइन किए हैं। तो सबकी कुंडली देखे हैं। रत्ती कैसे निर्धारित करना, देखिए पहला कॉन्सेप्ट तो ये है, वजन के हिसाब से स्टोन पहनाते हैं। ये चलन कहाँ से शुरू हुआ? सुनार की दुकान से। गोल्ड स्मिथ लोग जो बेचते थे रत्न, उनको तो ग्रहों के अंश के बारे में जानकारी है नहीं, जी क्योंकि ग्रह बाल वृद्ध युवा अस्त ये सब कैसे होता है बताइए, इन सब में किसका खेल है? अंश का, ग्रह के अंश का। अगर सूर्य का अंश और किसी ग्रह का अंश नजदीक में आ गया तो ग्रहस्थ हो गया ना। जी और अगर ग्रह राशि के शुरू में है या अंतिम में है तो बाल वृद्ध हो गया। तो सारा खेल किसका है? अंश का। तो जो सुनार लोग होते हैं उनको अंश का पता है नहीं कि ये अंश क्या होता है, बाल वृद्ध। तो वो चलन शुरू करा दिए कि व्यक्ति का वजन जो है उस हिसाब से बता दो।
ज्यादा भारी व्यक्ति आएगा तो ज्यादा वजन का खरीद लेगा, ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, जबकि ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। ग्रह कुंडली में कितने अंश के हिसाब से है, उसको कितनी पावर देनी है, उस हिसाब से हम देंगे। अब एक उदाहरण देता हूँ। सूर्य और बुध एक साथ बैठे हैं, जैसे मिथुन लगन की ही कुंडली ले लीजिए, तृतीय भाव में बैठे हैं सूर्य और बुध। आज जो हमने कुंडली पढ़ी है उसी की मैं बात कर रहा हूँ। कहिए तो स्क्रीन शेयर करूं। आज जो हमने कुंडली देखी है उसी में आप देखिए, मिथुन लगन की कुंडली में इस पंचम भाव में मान लीजिए सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। अब बुध तो कारक है। अब सूर्य मान लीजिए 10 डिग्री का है, सूर्य 10 डिग्री और बुध है 5 डिग्री का। अब सूर्य और बुध के बीच 5 डिग्री का सिर्फ अंतर है, ऐसे में बुध ज्यादा अस्त है। तो अब यहाँ पे जब हम पन्ना बताएंगे तो कुछ ज्यादा ही कैरेट बताएंगे। यहीं पर सूर्य 10 डिग्री का है और बुध जो है 20 डिग्री का हो गया। अब अंतर कितना है? 10 डिग्री का अंतर है। अब बुध में पहले से थोड़ा बल है, थोड़ा बल देने की जरूरत है। अब उससे थोड़ा कम कैरेट बताना है। आम तौर पे किसी को भी जब आप स्टोन बताएंगे, अस्त नहीं है ग्रह, कुछ भी खराब नहीं है, तो आप 8 से 10 कैरेट का बताएंगे। कितना बताएंगे? 8 से 10 कैरेट का स्टोन हर कोई पहन सकता है जिसकी उम्र 22 साल के ऊपर है। ठीक है, 22 साल के नीचे है तो आप बताइए 6 से 8 कैरेट। 6 से 8 कैरेट 14 से 22 साल के बीच में, नोट कर लीजिए। और अगर उससे कम उम्र का है, 14 साल से कम उम्र का है, तो आप बताइए 4 से 6 कैरेट। क्योंकि जो स्टोन की पावर है उसे कंज्यूम कौन करेगा? बॉडी, शरीर ही तो कंज्यूम करेगी। तो एक बालक की बॉडी को बालक के बॉडी के अनुसार ही एनर्जी दे सकते हैं। जब आप मेडिकल स्टोर पे जाएंगे और कहेंगे बच्चा बीमार है दवा दे दीजिए, डॉक्टर के पास जाएंगे, सबसे पहले पर्चे पर उम्र ही लिखी जाएगी ना। आप जी। जाइए कह दीजिए डॉक्टर साहब बच्चा बीमार है दवाई दे दीजिए, तो पहला सवाल करेंगे कितनी उम्र का है, क्योंकि उसी हिसाब से वो एमजी निर्धारित करेंगे। हमें आपको बुखार है तो पैरासीटामॉल 600 एमजी डेली डोज 1 टाइम हो जाएगा, एक बार में 600 एमजी। लेकिन अगर 4 साल का बालक बीमार है तब 600 एमजी नहीं डोज होगा ना, तब तो 150 एमजी डोज होगा, मिलीग्राम। क्योंकि ठीक है। उसकी उसको कम पावर, बॉडी उसकी उतनी नहीं कंज्यूम करेगी, ये हो गया। और अगर मान लीजिए ग्रह ज्यादा अस्त हो गया है तो 12 से 15 कैरेट लेके जाइए। जब सूर्य और बुध के बीच मान लिया 5 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री का अंतर है, तब 15 कैरेट का दीजिए, 12 से 15। और इसमें कभी फिक्स नहीं होता कि आपको 15 कैरेट का ही पहनना है, एग्जैक्ट आप नहीं देंगे कभी भी। 12 से 15, 8 से 10, 10 से 12, ऐसे। क्योंकि जो आप बोल देंगे वही पत्थर मिल जाएगा, इस बात की संभावना बहुत कम है। या वही पत्थर एक मिलेगा तो पता चलेगा एक ही पीस है, तो व्यक्ति को चुनने का ऑप्शन नहीं मिलेगा ना, सेलेक्ट करने का। तो इसलिए एक रेंज रखेंगे। ठीक है सर। अब हम क्लास खत्म करना चाह रहे हैं, आप लोग हाथ पे हाथ उठाए जा रहे हैं। चलिए किसी और को लेते हैं। महेंद्र जी, अपने आप को अनम्यूट करिए। गुरुजी नमस्ते। नमस्ते। गुरुजी आपने बताया कि 10वें भाव जो कर्म भाव है उसमें कोई ग्रह न रहे तो फिर इसका कोई उपाय होता है? उपाय नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 10वें भाव में ग्रह नहीं है तो खराब है। अन्य जी ग्रहों की स्थितियां देखेंगे ना, कि अन्य ग्रह अच्छे हों, प्लेसमेंट अच्छी हो, तो भी कुंडली अच्छी हो सकती है। जी गुरुजी। मान लीजिए 9वें भाव में राजयोग बन गया, चौथे भाव में बना है, पंचम में बन गया। वो तो सिर्फ एक मैंने फार्मूला दिया है कि अगर ऐसा आपको किसी की कुंडली में दिखेगा तो आप उसे बोलेंगे कि भैया अचानक से आप तरक्की करोगे। सूर्य मंगल है तो पक्का बोल देंगे, दूसरे ग्रह है तो भी अचानक से रहेगा, लेकिन उतना नहीं रहेगा जितना सूर्य मंगल में रहेगा। मतलब ऐसी स्थितियां मैंने देखी हैं, अगर 10वें भाव में उच्च का मंगल या सूर्य है, जिस व्यक्ति को मोटरसाइकिल किस्त पे, ईएमआई पे लेना पड़ा हो, लेके चल रहा हो, मोटरसाइकिल खरीदने की क्षमता नहीं थी,
सूर्य और मंगल दशम भाव में उच्च के होकर के साल से 1.5 साल में उसको 40 से 50 लाख की गाड़ी दे देते हैं, इतनी क्षमता बना देते हैं। और एक नहीं, बहुतों कुंडलियों में ये मैंने देखा है। वहीं अगर दूसरे ग्रह होते हैं, शुक्र हो, गुरु हो, तो इतना फास्ट नहीं होता, लेकिन होता है उसमें भी। चलिए गिरधारी लाल जी, आप पूछिए। हाँ सर, प्रणाम। जी, प्रसन्न रहे। हाँ, मैं पूछ रहा था सर, जो आपने ये जो केंद्राधिपति दोष के बारे में जो बताए हैं हम्म गुरु जी, सुन रहा हूँ। जी, सुन पा रहा हूँ। तो ये केंद्राधिपति दोष जैसे कोई ग्रह 6, 8, 12 में होता है तभी ना केंद्राधिपति दोष लगता है। नहीं भैया, केंद्राधिपति दोष उसको बोलते हैं, केंद्र स्थान किसको कहते हैं पहले ये जानना पड़ेगा। केंद्र किसको बोलते हैं? तीसरे, केंद्राधिपति केंद्र तो दोष बोलते हैं 1, 4, 7 और 10 को। इसमें से एक निकल जाएगा 1, 4, 7, केंद्राधिपति में। 10। हाँ, हाँ, 1, 4, वो 7, 10 त्रिकोण में आ गया। वो निकल गया। वो त्रिकोण में आ केंद्राधिपति गया। दोष में उस भाव को नहीं लेंगे। बचा हमारे पास तो 4, 7, 10। जब कोई ग्रह चौथे भाव, 7वें भाव और 10वें भाव का स्वामी हो और वह शुभ ग्रह हो, जैसे बृहस्पति हो, बुध हो, शुक्र हो, तो उस ग्रह को केंद्राधिपति दोष लगता है। 6, 8, 12 का इसमें केंद्राधिपति दोष में कोई कनेक्शन नहीं है। नहीं सर, वही कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने पूछा था कि मैंने किसी से सुना था कि 6, 8, 12 में ग्रह हो तभी केंद्राधिपति दोष लगता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अनूप पांडे जी, अपने आप को ठीक है अनम्यूट सर, करिए। धन्यवाद। अनूप पांडे, जी गुरु जी। क्या हाल चाल है बेटा? ठीक है गुरु जी। कब से लाइव हैं? कब जुड़े हैं? शुरू से ही कि अभी? नहीं नहीं, शुरू से। शुरू से। तो आपसे अब हम सवाल करेंगे। अब आप लोग हाथ उठा रहे हैं, हम अब आज हमको भी कुछ थोड़ा थोड़ा रोज हम भी कुछ पूछेंगे। जो लोग सवाल का उत्तर देने के लिए उत्सुक है, पहले वो हाथ उठाएंगे, उनसे पूछेंगे, फिर बाद में किसी से भी पूछ सकते हैं। अनूप जी, आप बताएंगे। जी। कुछ तगड़ा सवाल आपके लिए है हमारे पास में। सूर्य और बुध, ठीक है, सूर्य और बुध बुध। एक दूसरे से अधिकतम कितने भाव की दूरी पर हो सकते हैं? सूर्य और बुध का तो बुधादित्य योग होगा। अधिकतम बुधा कितने दूरी पर होंगे? हम्म, हाँ, बुधादित्य योग होगा ही। योग नहीं पूछ रहा हूं मैं। क्या किसी कुंडली में कभी बुध सूर्य से 7वें भाव में हो सकता है? बहुत से लोग हाथ उठा रहे हैं, यानी मैं जान गया कि नहीं हो सकता, उनको पता। देखो, सूर्य से बुध हमेशा या तो सूर्य के साथ रहेगा, या सूर्य से दूसरे भाव में रहेगा, या जब सूर्य की डिग्री अधिक हो तो सूर्य से तीसरे भाव में भी जा सकता है। सूर्य के आसपास ही हमेशा ये दो ग्रह रहेंगे, बुध और शुक्र। ये सूर्य से कभी ज्यादा दूरी पर नहीं जा सकते, ठीक है। चलिए और किसी से सवाल कर लेते हैं। मोहित जी हाथ उठाए हुए हैं, इनसे सवाल करते हैं। मोहित जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। गुरुजी, रतन से रिलेटेड ही मेरा क्वेश्चन था, जो गौरव जी ने पूछा तब मेरे दिमाग में आया। कई लोग क्या है, रतन की क्लैरिटी से रिलेटेड भी मतलब बात कहते हैं कि जैसे आपने वेट का बताया, तो क्या आपने को क्लैरिटी को इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए या सिर्फ वेट को ही देना चाहिए? जैसे मान लीजिए 20,000 रुपए में ही अपने को 3 कैरेट का क्लैरिटी वाला रतन मिल रहा है, और वही 20,000 रुपए में अपने को 10 कैरेट का रतन मिल रहा है, तो अपने को प्रायोरिटी किसको देना चाहिए? प्रायोरिटी आपको अपने बजट को देना चाहिए। नहीं, यहाँ 20,000 का बजट है गुरुजी। बता रहा हूँ, इसमें पहली प्रायोरिटी बजट की है। देखिए, इसमें अगर कोई स्टोन ज्यादा क्लियर है तो डेफिनेटली काम तो वही करेगा, लेकिन उसको एक एडवांटेज से सिर्फ सुंदरता का ज्यादा मिल गया, ठीक है। शेष काम वही करना है। अगर कोई स्टोन सस्ता है, काम वही करेगा, उसके साथ एक डिसएडवांटेज क्या जुड़ गया कि
ये जो है सुंदर नहीं दिखेगा, बस इतना ही अंतर है। जैसे जब स्टोन की माइनिंग होती है, माइनिंग करते समय पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा निकलता है, माइनिंग करते समय ही ज्यादातर पत्थर टूट जाते हैं, मैंने तो देखा है, कई बार गए हैं हम। तो क्या होता है, ऐसे मिट्टी के बीच में ये फंसे रहते हैं, टुकड़े निकाले जाते हैं। जब कोई एक बहुत उसी में से सुंदर टुकड़ा निकल जाता है, तो चूंकि वो सुंदर है, ऐसे जनरल सेंस लगा लीजिए, ऐसे संसार में ही सुंदर है, तो उसकी कीमत अपने आप बढ़ गई है। उसी माइनिंग का वही काम करना है, एक पीस है जो सुंदर नहीं हुआ है, तो उसकी कीमत कम है। दोनों की कीमत सेम नहीं हो सकती है, काम लेकिन दोनों का सेम लगभग लगभग आपको मिलेगा। अंतर सिर्फ आता है वजन बढ़ाने और घटाने से। रतन का वजन अगर बढ़ाएंगे या घटाएंगे, तो उस स्टोन के तीव्रता में, असर करने की तीव्रता में अंतर आएगा। अगर कहीं लग रहा है आपको किसी कुंडली में कि इस ग्रह का, ये ग्रह अच्छा है लेकिन ये बहुत धीमा काम कर पा रहा है, डिग्री कमजोर है या अस्त है, और उससे आप तेजी से रिजल्ट लेना चाहते हैं, तो थोड़ा सा उसका वजन यानी कैरेट बढ़ा करके पहन लेंगे तो थोड़ा तेज रिजल्ट देगा। कैरेट का अंतर सिर्फ इतने से ही आएगा, तेज काम करने से या धीमे काम करने से। क्लैरिटी अच्छी होने से है कि वो सुंदर हो गया, सुंदर चीज की कीमत अलग होती है। मतलब अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस से पहन रहे हैं, तो आपको लाख 1.5 लाख रुपए का स्टोन लेने की जरूरत नहीं है। अब अगर कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, अमिताभ बच्चन जी को हम ही चले जाएं, बहुत सुंदर स्टोन लेकर के चले जाएं, पुखराज बहुत अच्छा लेकर के चले जाएं और कह दें ये 1,000 रुपए कैरेट है, इसको ले लीजिए, और वहीं वो देख के आए हैं 50,000 रुपए कैरेट वाला, तो उनको मेरा वाला नहीं पसंद आएगा। उनको लगेगा इसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इतना अंतर कीमत में क्यों है। तो यही खेल है, अमीर लोगों के लिए सुंदर और चमकदार रतन है, और गरीब लोगों के लिए, जिनको ज्योतिषीय पर्पस के लिए पहनना है, बजट के अनुसार चलना है, बहुत कुछ ले लीजिए, ऐसा ना भी रहे कि एकदम से डल रहे। एक ही पत्थर में कई पीस निकलते हैं, एक ही पत्थर में पता चलेगा कहीं पर बहुत अच्छा कटिंग हो रहा है, कहीं पर जो है डल है स्टोन। जैसे एक आप पेड़ काटिए, मोटा सा पेड़ हो, तो जब पेड़ कटेगा तो उसके जो सम्मुख हमारे सामने जो पेड़ का व्यास आता है, अंदर जो लकड़ी देखते हैं, मान लीजिए उसकी आधे मीटर की परिधि है, आधे मीटर का मोटा पेड़ है, तो जब उसको काट के गिराएंगे आरी से, उसमें देखेंगे तो उसमें देखेंगे कहीं लकड़ी बहुत काली है, कहीं जो है वहीं पर कुछ सफेदी लिए हुए है, कहीं वहीं पर ये लालिमा लिए हुए है। तो एक ही लकड़ी में जैसे 3-4 कलर कटने के बाद निकल रहे हैं, वैसे स्टोन में भी होता है। और जो कलर बाजार में ज्यादा जो चीज पसंद होती है, वो महंगी होती ही है। नहीं आगे गुरुजी, लेकिन हम जैसे हम्म जैसे ये सन रेज जो रहती हैं वो आके मतलब एब्जॉर्ब होती हैं, ऐसा कुछ कहा जाता है, तो जितना क्लियर होगा उतनी तो सन रेज ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगा वो रत्न, ऐसा भी तो होता है ना गुरुजी? नहीं, सनरेज से नहीं वो काम करती है। जैसे मान लीजिए शनि का स्टोन है, तो उसके लिए सनरेज जो है वो तो शत्रु हो गई ना, सूर्य शत्रु है, सनरेज नहीं काम करता। ये जो हमारा एटमॉस्फियर है, एटमॉस्फियर में सन रेज भी आता है, मून रेज भी आता है, कोई रेज नहीं आता, पूरा पर्यावरण इसी में सारी ऊर्जाएं घुली हुई है। वातावरण हमारा जो है ये पूरा ऊर्जा का केंद्र है। तो स्टोन के सूर्य के रोशनी की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इसी वातावरण से एनर्जी कंज्यूम करके हमें सप्लाई करता है। बुध ग्रह की एनर्जी है, पन्ना रहेगा, वो ऑटोमेट अब बुध ग्रह का सूर्य की रोशनी से कोई संबंध नहीं है। सूर्य की रोशनी से तो मान लीजिए उसका माणिक्य का संबंध हो सकता है। यानी सारे ग्रहों की रश्मियां इसी वायुमंडल में मिली हुई हैं। अब आप ऐसे अगर वैज्ञानिक रूप से देखेंगे, सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच रही है, लेकिन ऐसे शनि, बृहस्पति, मंगल, सभी ग्रहों का एक दूसरे पे प्रभाव है ना, सभी एक दूसरे को गुरुत्वाकर्षण से बांधे हुए, यानी सभी की ऊर्जा हर ग्रह पे मौजूद है। तो जब हम मूगा पहनेंगे तो मंगल की ऊर्जा वो कंज्यूम करके हमें देगा। साफ और क्लियर से थोड़ा बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, कुछ तो फर्क पड़ेगा ही, ऐसा नहीं है कि एकदम से फर्क ही नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ अंतर पड़ेगा, लेकिन इसको मुख्य विषय नहीं मान सकते हैं। जी। उमा काबरा
प्रणाम गुरुजी। जी। गुरुजी, अब वो वृषभ लगन में सूर्य और बुध सप्तम भाव में क्या प्रभाव रहेगा? ये तो आप लोग कुंडली पूछने लगते हैं। वृषभ लगन में सप्तम भाव में कौन कौन? सूर्य, बुध और गुरु। सूर्य, बुध, गुरु। सूर्य और गुरु तो यहाँ पे मित्र है और ये सप्तम भाव में है, यानी वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक राशि में है यानी कि एक तो गुरु अष्टम भाव का स्वामी होकर के बैठा हुआ है और सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी होकर बैठा हुआ है, बुध कारक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक रिजल्ट है। अच्छा, ठीक ठाक। हाँ, कोई बुरा नहीं है। बृहस्पति चूंकि अष्टमेश है तो थोड़ा सा जीवन साथी को बीमार वगैरह करने का प्रयास करेगा, लेकिन बुरा फल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये तीनों ग्रह आपस में इनकी कोई बहुत शत्रुता है नहीं, भाव फल नहीं बिगाड़ेंगे। हालांकि अगर जिसके भी सप्तम में है उसके जीवन साथी के कामकाज और कैरियर के लिए अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, चलिए अब सेशन को आज समाप्त करेंगे। समाप्त धन्यवाद करते गुरुजी। करते जी जी धन्यवाद। मैं किसी एक से सवाल पूछ लेता हूँ जाते जाते। एक थोड़ा बोलना था गुरुजी। जैसे आप दसम भाव का जैसे बोलते कुंडली वगैरह बताते, वैसे ही आप चतुर्थ और सप्तम का भी बताया करिए ना। बिल्कुल बताएंगे। हाँ, ज्यादा दसम का ही हो रहा है। ठीक ठीक, सभी भावों का बताएंगे। चलिए मैं आखिरी बार आप बात करता हूँ आज। अंकित मिश्रा जी अपने आप को अनम्यूट करिएगा। गुरुदेव प्रणाम। जी प्रसन्न रहे, क्या हाल चाल है? बस गुरुदेव बढ़िया है। लाइट आ गई चलिए, गुरुदेव आपके यहाँ? लाइट तो कब की आ गई, ठीक हड़ताल ठीक। खत्म हो गया ना। चलिए जी सभी जी। लोग सुनेंगे। मैं सवाल अंकित मिश्रा जी से पूछूंगा, जवाब सब लोग अपने मन में तैयार करके रखेंगे। हाँ। अंकित मिश्रा जी आप बताइए, मेष राशि की दिशा क्या होती है? मेष राशि की दिशा से गुरु जी पूरब होती है। मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल। मेष राशि में नीच का ग्रह कौन होता है? शनि। शनि। मेष राशि में उच्च का कौन सा होता है? सूर्य। मेष राशि चर है कि स्थिर है? चर। चर है। मेष राशि का स्वामी कौन सा ग्रह है? मंगल। मेष राशि का प्रतीक चिन्ह क्या है, मतलब कौन सा पशु पक्षी बनता है? भेड़। भेड़। मेष उसी को बोलते हैं। ठीक है। जी जी। गुरु जी ठीक मेरा है, भी प्रश्न है। पूछ लीजिए। गुरु जी जैसे कि आपने बताया राजयोग बनता है, अब जैसे दसम भाव में ही या किसी से भी केंद्र से या त्रिकोणीय से मिलकर कोई कहीं पे भी राजयोग बना रहे हैं, हमने देख तो लिया कि राजयोग बना रहे हैं, मगर एक 5 या 10 अंश का, एक या 20 या 25 अंश का है, तो कैसा राजयोग बनेगा? यहाँ पे तो अंशों के हिसाब से तो अलग अलग हो गया ना राजयोग। आपने ये भी बताया कि आधी दृष्टि उस दूसरे भाव में भी जाती है, क्योंकि अब जब ग्रहों का मेल ही नहीं है तो राजयोग कैसे बन जाएगा? मेल काहे नहीं है, 30 अंश के भीतर दो ग्रह रहेंगे आपस में तो उनकी युति हो जाएगी। नहीं, आपने एक बार बताया था ना कि आधी दृष्टि तो अगर इस भाव में 15 अंश का है तो 15 ही अंश तक दसम भाव में दृष्टि जाएगी, और बाकी दृष्टि भाव तो 15। नहीं, वहां पे मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करूंगा, हो सकता है वहां जी पे कुछ बोला रहा हूँ, या वहां पे ग्रह को मैंने बोला है कि जी मान लीजिए बृहस्पति चौथे भाव में 20 डिग्री का है, जी तो दसम भाव में जो ग्रह 20 डिग्री के अंदर होगा बृहस्पति की दृष्टि उस पे पड़ जाएगी। जी मतलब ये ग्रह के सिलसिले में है। और जी भाव एक प्लॉट है, जमीन है, जब उस पे दृष्टि डालेगा तो पूरे भाव पे पड़ेगा। यानी दृष्टि में भाव और ग्रह, बैठे हुए ग्रह दोनों की दृष्टियों को अलग अलग तरीके से तौलने की जरूरत है। नहीं, आपने ये भी कहा है ना कि साथ में कि मतलब अगर दोनों ग्रह अंश से दूरी है तो फिर कैसे मतलब बराबर का राजयोग देंगे? जैसे यहाँ नियम लागू होगा जब दो ग्रह युति में होंगे। अच्छा, ठीक है। अंशों से कोई मतलब नहीं है? अंश से मतलब है, जब दोनों ग्रह एक राशि में होंगे तभी तो अंशों का मतलब निकालेंगे। जैसे मान लीजिए, मैं पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जी दसम भाव में हम ले लेते हैं
कर्क लगन ही ले लेते हैं। कर्क जी लगन में लगन का स्वामी चंद्रमा और जी दसम भाव पंचम भाव का स्वामी मंगल। जी कर्क लगन में दसम भाव में चंद्रमा बैठा है 2 अंश का जी और मंगल बैठा हुआ है 26 अंश का। दोनों की युति से राजयोग बन गया। जी अब इस युति में क्या है कि दोनों के बीच की डिग्री थोड़ा ज्यादा है, जी 20 अंश की। 20 अंश की, लेकिन तब भी राजयोग है और तगड़ा है। अच्छा अच्छा। ठीक है, लेकिन जी अब यही मंगल की डिग्री आ जाती है घट के 20 पे, तब अब और जी तगड़ा है। जी मंगल की डिग्री आ जाती है 15 पे, तब अब और तगड़ा है। लेकिन जब दोनों की डिग्री एकदम से समान हो जाएगी तब राजयोग भंग हो जाएगा। अच्छा। जी जी चंद्रमा मान लीजिए 6 डिग्री का हुआ और मंगल भी 7 डिग्री का आ गया या जी 5 डिग्री का आ गया, तब अब राजयोग नहीं बनेगा, अब ग्रह युद्ध हो जाएगा। जब जी एक जी ही पॉइंट पे दो ग्रह युद्ध वाला देख लीजिएगा वीडियो, हाँ सब लोग। जी जी तो यानी युति में जितना समीप आए उतना ठीक है, लेकिन ना तो अत्यधिक समीपता अच्छी है ना अत्यधिक दूरी। जैसे वैसे सामान्य सा नियम ले लीजिए, इसी संसार में ही किसी से ना बहुत ज्यादा दिल लगाना अच्छा है, ना किसी से बहुत ज्यादा वैमनस्य करना अच्छा है। समाज में संतुलन बना के रखना ही अच्छा है। ना बहुत ज्यादा मीठा अच्छा है, ना बहुत कम ही अच्छा है। बहुत ज्यादा लेंगे तो शुगर हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और बहुत कम लेंगे तो घट जाएगा, यानी बैलेंस। तो वही बैलेंस हमेशा एनालिसिस किया जाता है। क्या जो दुर्योग राजयोग है वह एक बैलेंस स्थिति में है कि बहुत बुरी स्थिति में है। मतलब अगर सिर्फ मैं आपको चाय में मीठा ही भर के दे दूंगा तो वो चाय आपको अच्छी नहीं लगेगी, जबकि मीठा तो मैंने खूब भरा है ना, तो जी मीठा भी हमेशा अच्छा नहीं है। तो जी ऐसे देख लेंगे। और जहाँ तक दृष्टि का सवाल है, जी तो दृष्टि में इस चीज का एक मैंने कॉन्सेप्ट देखा है। यहाँ पे जो एक सामान्य नियम चलता है कि बृहस्पति चौथे में है तो 10वें भाव को देखेगा, 10वें भाव में बैठे हुए ग्रह को भी देखेगा। मैं यहाँ जी पे अपना अनुभव बता रहा हूँ। ये जी तो जी सूत्र है, किताब का सूत्र था, वो मैंने एक्सप्लेन किया, लेकिन अनुभव ऐसा है। जी जी बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है और जी जी बृहस्पति दसम भाव पर भी दृष्टि डालेगा, दसम भाव में बैठे हुए ग्रह पर भी दृष्टि डालेगा। जी ठीक है, जी जी लेकिन एक ज्योतिष का नियम है कि कोई ग्रह पर अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो उसका फल अच्छा हो जाएगा, और अगर क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो उसका फल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा ना। जी अब यहाँ पे बृहस्पति चौथे में है और शनि दसम में है। शनि अच्छी स्थिति में है, दसम में अच्छी राशि में है, ठीक ठाक है, शनि अपना फल अच्छा देगा। जी लेकिन जी अगर वही शनि बृहस्पति की डिग्री के भीतर आ जाएगा तो उसका फल जी और अच्छा हो जाएगा। भाव पे तो जी पूरे दृष्टि लेंगे, दसम भाव जी देख जी रहा है उसमें ये नहीं देखेंगे यहाँ से यहाँ तक। लेकिन जी डिग्रिकली हमने देखा कि मान लीजिए मंगल है चौथे भाव में, दसम में शनि है। मंगल जी 15 डिग्री का है, शनि 20 डिग्री का है। तो अब मंगल जी की दृष्टि शनि पे नहीं पहुंची है। ठीक है, जी दूसरा दसम भाव में शनि है, नवम भाव में मान लीजिए एक ग्रह बैठा हुआ है, नवम जी भाव में बुध बैठा हुआ है, और बुध की डिग्री 28 है। ध्यान से जी समझना पड़ेगा, बुध 28 डिग्री का नवम भाव में है। अब मंगल जी की जो दृष्टि है वो शनि तक तो नहीं पहुंची, लेकिन अगर हम डिग्री कली देखेंगे 30 डिग्री का पूरा दृष्टि देंगे तो मंगल की दृष्टि बुध पे पड़ गई। जी अब ऐसे में बुध की दशा बिगड़ जाएगी, और सामान्य नजर से देखने वाले क्या कहेंगे कि मंगल की दृष्टि तो शनि पे थी, तो शनि का गड़बड़ होना चाहिए था, यहाँ बुध का हो गया। तो जी एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दृष्टि में जो है डिग्री का प्रयोग करिए, भाव में छोड़ दीजिए। जब कोई ग्रह भाव जी को देखेगा तो पूरा प्लॉट ही देख लेगा। लेकिन ग्रह जी यहाँ पर शुभ अशुभ और क्रूर ग्रह की दृष्टि में ये नियम लगा के चलेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। जी चलिए वीडियो अब आज देखे थे का, इसलिए। हाँ आज का सेशन खत्म करेंगे। इस पे फिर कभी भी हम और चर्चा करेंगे। मतलब इन सारी चीजों पे ऐसा ना सोचिए कि ये लास्ट चर्चा है। जब हम लोग कुंडली एनालिसिस करने लगेंगे तो यही सब तो वहां पर देखना है लास्ट में। जी बिल्कुल
जी प्रणाम। चलिए अब सब लोग जो लोग हाथ उठाए हैं वो रात्रि भर हाथ उठाए रखें, सुबह उनसे मिलेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।